Hello everyone and welcome you to virtual classes. I'm Anisha. So today in this video we are going to start another new chapter of your new social science textbook of class 6, that is chapter number 4, timeline and sources of history. This is your theme B. Okay, next unit, that is the theme B. Here we are going to start from your theme B. So this deals with history. Okay, this deals with history. This section will deal with history. So here we are going to learn about our history. So first, before learning about our history, we are going to understand the timeline. Okay, हमें इस चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थीम भी, जो कि अगला भाग है आपके सोशल साइंस बुक का, क्लास 6 सोशल साइंस बुक का। तो ये इस भाग पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि टाइमलाइन को कैसे करके पढ़ते हैं और उसके बाद इसके सोर्सेस को जानेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जानने के लिए हमें क्या जानना होता है, हमें सोर्सेस, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको पढ़ के, जैसे कि हो गया, जैसे कि आपको किसी भी किताब को पढ़ के आपको अपने हिस्ट्री के बारे में पता लग सकता है, किसी भी कल्चर के बारे में पता लग सकता है, किसी भी, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेस जिसको माना गया है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, और आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सकवेशन के हिसाब से क्या क्या हमें मिला, कौन से टूल्स मिले, कौन से वेपन्स मिले, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे सोर्सेस हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपके को देखिए, ये एक इमेज दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये एक म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम है। ठीक है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो ये म्यूज़ियम में क्या होता है, सच म्यूज़ियम प्रिजर्व्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट सच एज स्टेच्यूज, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, ऑल ऑफ विच हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। तो यहाँ म्यूज़ियम में, यहाँ पे जो हमारे पास से जितने भी हमें पास्ट के हमारे चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेच्यू है, कॉइन्स हैं, ऑर्नामेंट्स है, टूल्स है, वेपन्स है या किताबें हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री को दर्शाता है कि नहीं, क्योंकि अगर इसके बिना हमारे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रूफ भी हो जाता है कि ये, चलो, ये सब चीज़ हुआ था हिस्ट्री में। तो ये सब यहाँ पे इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ 3 बड़े क्वेश्चंस जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम। तो हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, जो कि हमारा टाइमलाइन के टॉपिक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। सोर्सेज हमें कैसे मदद करते हैं हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में। हाउ डज दिस वेरियस सोर्सेज विच आर बीन फाउंडेड, ओके, स्पेशली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट और बाय सम बुक, बाय इंस्क्रिप्शन, बाय स्टेच्यू और सम वेरी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। एंड हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव, नॉट लाइफ, लिव। तो पहले के जो मानव है वो कैसे रहते थे, जो एंशियंट ह्यूमन बींग्स है वो कैसे रहते थे, कहाँ पे रहते थे, फर्स्ट सेटलमेंट कहाँ पे हुआ उनका, कैसे टाइप के क्रॉप उन्होंने ग्रो किए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में, इस सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक वो जो है, हाउ डू वी लर्न अबाउट दी पास्ट। हम पास्ट के बारे में हम कैसे लर्न करेंगे। इससे पहले हम पास्ट के बारे में जाने, हमें डेट्स के बारे में अच्छे से जानना होगा, है कि नहीं, कि टाइमलाइंस के बारे में अच्छे से जानना होगा। तो उस बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम देख लेते हैं, थिंक अबाउट इट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसको देख लेते हैं, जो कि आपको करना है। ठीक है, what is the earliest memory you can recollect? Do you remember how old you were at that time? Those memories together are a part of your past, maybe going for 5 or 6 years back. देखिए, आपको ऐसी कौन सी सबसे पुरानी चीज़ है जो आपको याद है, और जो चीज़ ये जब हुआ था, जिस चीज़ के बारे में आप याद कर रहे हो, तब आप कितने साल के थे। तो जब आप ये चीज़ें याद कर रहे होते, जो कि 5 या 6 साल पहले हो, या 1 या 2 साल पहले हो, या 1 या 2 महीने पहले भी हो, वो सब क्या हो गया है, वो सब पास्ट हो गया। वो क्या है, आपका हिस्ट्री है। तो यानी कि जो 5 मिनट पहले हो चुका है, ठीक है, जो अभी 5 मिनट जस्ट पहले हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है कि नहीं, तो वो भी एक क्या हो गया, एक हिस्ट्री हो गया, वो भी एक पास्ट हो गया है ना, टाइम चला गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। जो पास्ट के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। और हम पास्ट के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पास्ट के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपना प्रेजेंट अच्छा कर सके। देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक
अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो ये आप अपना जो भी आपका सोच है इसके क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के हिसाब से वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे हिसाब से ये है कि हम पास्ट के बारे में अंडरस्टैंड इसलिए करते हैं ताकि जो गलतियां हमने पास्ट में की है वो हम प्रेजेंट में ना दोहराएं, या तो कोई अच्छी चीज़ हमने पास्ट में की है तो उसको हम जारी रखें ताकि हम अपना प्रेजेंट को भी अच्छा कर सकें, और अगर प्रेजेंट अच्छा होता है तो फ्यूचर भी अच्छा होता है। तो पास्ट के बारे में सब पढ़ना समझना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें भी पता लगना चाहिए कि हमारे पहले क्या हुआ था, ह्यूमन बींग्स कैसे आए थे, कौन सी कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ था, कैसे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, ये सब जानने की हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि रहती है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना था, हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में जानते हैं ताकि हम अपने आप को, अपने कल्चर को अच्छे से और जान सकें, ठीक है। सो यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। देखो अर्थ का एवोल्यूशन बहुत बिलियन साल पहले हुआ है। यहाँ पे आगे एक चार्ट दिया गया है, इस पे आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। एक टाइमलाइन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि सबसे पहले क्या इवॉल्व हुआ है। देखो अर्थ ही है ऑब्वियसली, तो अर्थ जो है बहुत ही सालों पहले इवॉल्व हुआ है। तो ये इसके बारे में कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या है, इन सेल्स के बारे में, तो ये आप कहाँ पे पढ़ोगे, साइंस में पढ़ोगे, ठीक है। तो ऑफ विच वी ह्यूमन ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट, द मोस्ट रिसेंट। तो ह्यूमन बींग्स की जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, जो ह्यूमन बींग्स की जो एवोल्यूशन हुई है, ये अर्थ के सामने, अर्थ के डेवलपमेंट के सामने, अर्थ के डेवलपमेंट के हिस्ट्री के सामने कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा, एक टाइनी सा पार्ट है। तो हम इस टाइमलाइन को देख के थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो लाइट ब्लू कलर में दिया गया है ये क्या दर्शाता है, बिलियन ईयर्स अगो, जो कि बिलियंस ईयर्स पहले हो चुका है, ठीक है। और ये जो डार्क ब्लू में है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये क्या दर्शाता है, मिलियन ईयर्स अगो। और जो ग्रीन कलर का है, जो ये हिस्सा है, ये ईयर्स अगो। तो आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर के आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पे देखो ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4.54 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये बिलियन ईयर्स अगो होगा। तो ये अर्थ का इवोल्यूशन तब हुआ, देखो इतने सालों पहले हुआ है कि नहीं। 4.54 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन अरबों साल पहले, अरबों साल पहले, कितने अरबों साल पहले, 4.54। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर फर्स्ट सेल का एवोल्यूशन हुआ, इसी बीच में हुआ, 4.54 और 2.33 बिलियन के बीच में ही ये पहला सेल का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो सेल के बारे में भी आप डिटेल में साइंस में पढ़ोगे। तो उसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं आज, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो ह्यूमन बींग्स का ज़िंदा रहना ही इम्पॉसिबल है कि नहीं। तो ये कब इवॉल्व हुआ, ये हुआ है 2.33 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया भी बहुत पहले ही आ गए थे, ठीक है। ये बैक्टीरिया, ये यहाँ पे इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, ये कब हुआ, 1 बिलियन ईयर्स अगो पे, ठीक है, 1 बिलियन ईयर्स अगो। तो उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, मिलियंस वाले सेक्शन में आ जाते हैं। मिलियंस वाले में क्या क्या है, स्पॉन्जेस एंड फंगी। तो फंगी ये देखो जो इस तरीके से होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में भी इसके बारे में, है कि नहीं। तो ये कब इवॉल्व हुआ, 1 बिलियन और 700 मिलियन के बीच में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोरल, जो पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये हुआ है 700 मिलियन ईयर्स अगो के बीच उस पर। और उसके बाद आ जाता है फिश वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके बैकबोन रहता है, जिसके बैकबोन में स्केलेटन, ये हड्डियाँ रहती है, ठीक है। वरना इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसका कोई बैकबोन वो नहीं होता है ना, जिसे कुछ भी उनके पास पीछे, जैसे हड्डी है हमारे पास एक पीछे एक अच्छे से बैकबोन है ना, तो अगर ये बैकबोन नहीं है तो हम खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो वैसे ही फिश के भी वर्टिब्रेट्स, ये वाले इवोल्यूशन कब हुए थे, तो ये हुआ था 500 और 300 मिलियन ईयर्स के बीच में हुआ था। उसी बीच में शार्क का भी हुआ, और उसके बाद रेप्टाइल्स का हुआ। देखो डायनासोर्स के बारे में आपने सुना ही होगा ना, कि ह्यूमन बींग्स से पहले, बहुत साल पहले, मिलियंस एंड मिलियन ईयर्स से पहले, जैसे कि 300 मिलियंस साल पहले, ठीक है, 300 साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, डायनासोर्स रहते थे और वो अपने आप ही सारे ख़त्म हो गए। और उसके बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे मैमल्स का स्टार्ट हो गया था, है कि नहीं। बोलते कि डायनासोर्स के बाद बर्ड्स आ गए, फिर उसके बाद क्या आ
गए, मैमल्स आ गए। तो मैमल्स के अंदर ही हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। और जब सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ था वो ऐसा नहीं था कि जो हम आज के टाइम में है ना कि ये थोड़ा ये मॉडर्न वाला है, ये होमो सेपियंस वाले ग्रुप में हम आते हैं। होमो सेपियंस तो कब हुआ था, देखो ये इस साल में ही हुआ था, हम इसके बारे में भी देखेंगे। तब ये क्या हुआ था, हम एप्स के तरह थे, वो बहुत ही फीचर भी हमारा अलग था, हमारे दांत के पोजीशंस हमारे अलग थे, हमारा स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है, तब जो ह्यूमन बींग्स थे तब के टाइम के। उसके बाद क्या हुआ फिर 100 मिलियंस पहले, 100 साल पहले, 100 मिलियंस ईयर्स पहले फ्लावर्स और बीज भी आने लग गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन वाला पोर्शन आ गया, ये ईयर्स में आता है, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या हुआ, देखो 1 मिलियन साल पहले, ठीक है, ये 1 मिलियन साल पहले किसकी इवोल्यूशन आई, प्रीमेट्स की इवोल्यूशन आई। प्रीमेट्स का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत जैसे स्मार्ट एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एप्स हो गए, मंकीज़ हो गए, ठीक है, ये थोड़े से स्मार्ट थे। मतलब ये जैसे कि ह्यूमन बींग में जैसे सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट एनिमल के कैटेगरी में आते हैं ना, तो वैसे ही स्मार्ट एनिमल के एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था कब, 1 मिलियंस ईयर्स अगो पहले, ठीक है। और उसके बाद 10 मिलियन पहले हमने फायर को यूज़ करना जाना, फायर का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद आया 3 मिलियंस पहले, ठीक है, 300,000 साल पहले किसकी डेवलपमेंट हुई, फिर ये होमो सेपियंस जो आज के टाइम में जो आपको मनुष्य दिखते हैं है ना, जो वाइस मैन है, तो ये सारे जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये इनकी इवोल्यूशन कब हुई, ये 300 हज़ारों साल पहले किसका डेवलपमेंट हुआ, तब होमो सेपियंस आए। उसके बाद फिर 6500 के टाइम पीरियड में क्या डेवलप हुआ, राइटिंग का डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो ये सारे यहाँ पे सारे चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में, इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में ही मेंशन है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टाइमलाइन ऑफ ए फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इस टाइमलाइन को हमने देख लिया और जान भी लिया, तो आगे हम बढ़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एज वेल। So many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secret left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं, लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे जियोलॉजिस्ट है, पैलेंथियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है, ये सारे ट्रेंड है, ठीक है। ये सारे लोग क्या है, ट्रेंड है, किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए, अर्थ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए, लोगों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए। तो हम एक एक करके इनको हम जानेंगे, ठीक है। तो जैसे इनके मदद से ही इन जैसे ये है ना, ये ग्रुप्स है, स्पेशली आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजिस्ट जो ये हिस्ट्री के सोर्स के अंदर ये आते हैं। तो ये इनके एक्सकेवेशन से, इनके खुदाई से जो भी मिलता है, जैसे टूल्स, वेपन, बहुत कुछ मिलता है कि नहीं पुराने ज़माने का, तो उसको ये फिर स्टडी करते हैं अच्छे से कि ये कितने साल पहले है, सारे ये जैसे सारे टूल्स को इकट्ठा करते हैं, फिर देखते, ऑब्जर्व करते, बहुत ही जैसे अच्छे से देखते, क्योंकि हमें पता तो है नहीं क्योंकि तब क्या हुआ था, क्योंकि कोई भी ऐसा ज़िंदा है नहीं ना तब के टाइम का, तो ये खुद ही पता करते अच्छे से पढ़ के। तो ये इनकी मदद से ही हम अपने हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और आज हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, ये जो 4 ग्रुप्स है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑब्जर्व दिस 4 पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट। सो पहले हम देख लेते हैं जियोलॉजिस्ट के बारे में। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, study the physical features of the earth like the soil, stone, hills, mountains, rivers, seas, oceans and others such part of the earth। देखो यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पत्थर को ही लेके कुछ ऐसा स्टडी कर रहा है ना, तो ये क्या करते हैं, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सोयल हो गया, मिट्टी हो गया, हमारे पत्थर, हिल्स, माउंटेन्स, पानी, ओके, सी, सागर, इन सब के बारे में ये पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, जो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो उस पर हमने क्या देखा था कि हिमालयन माउंटेन्स जो है, जो यंग माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, वो कैसे पता चला हमें यंग फोल्ड माउंटेन है, तो ये जियोलॉजिस्ट के मदद से हमें पता चला। इनके स्टडीज़ के बाद ही ये सारा कुछ सामने आया और हम बोल सकते हैं कि चलो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो यंग माउंटेन्स है, और जो अरावली माउंटेन्स है वो बहुत सारे वर्ल्ड के सबसे पुराने माउंटेन्स में गिने जाते हैं। तो ये सब जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं और हमें पता लग जाता, हमें बताते हैं, ठीक है, मतलब हमें, और हम इनके बारे में पढ़ते हैं।
So with the help of geologists, okay, we came to know as they study the physical features of the earth, so we came to know about the soil, stones, they study properly, they do a proper research on it, and we came to know, okay, how many years old the stone is, or how many years old the tree is, or how many years old the mountains are. Okay, so for example, like we have studied in our previous chapter also about the Himalayan mountains, and those are very young fold mountains. So how do we know that they are young fold mountains? Because with the help of the geologists we came to know that as they are studying the physical features of the earth. All right, so next group is paleontologists. So here they study the remains of plants, animals and humans from millions of years ago in the form of fossils. So fossils meaning is impressions of footprints or parts of plants or animals that are found preserved within layer of soil or rocks. See, paleontologists are those, they study the remains of plants, like they will be studying the remains of plants and animals which are buried, okay, which are buried deep inside the earth. That means they have extinct, okay, these plants, animals are no more, these plants, animals and humans, they are no more, and they are studying about those plants and animals which are no more, and they have converted in the forms of fossil, because they are studying about the plants and animals which existed millions of years ago. And as plants, animals and human decomposed very easily, isn't it? Within time they will be decomposed and they will be deep down, buried deep down on the soil, and they become fossil, they turn into fossils. So these paleontologists they used to study these fossils. Here in the picture also you can see. Okay, so next group is anthropologist. So here they study human society and cultures from the oldest time to the present. So ये जो anthropologist होते हैं ये क्या करते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते, हमारे ओल्डेस्ट कल्चर से लेके प्रेजेंट कल्चर के बारे में तक पढ़ते. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना इमेज में, ये इस लेडी से बात कर रही है, तो ये क्या हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में बात, कल्चर्स के बारे में बात हो रहा होगा. ये पूछ रही होंगी इस लेडी को कि अच्छा आपके पापा के टाइम में क्या होता था, आपके मम्मी के टाइम में क्या होता था, आपको कुछ ऐसा कुछ याद है या नहीं, इवेंट्स के बारे में याद है या नहीं, कोई फेस्टिवल्स के बारे में याद है या नहीं. ठीक है, तो ऐसे कल्चर्स के बारे में ये पढ़ते हैं, कौन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट आगे आर्कियोलॉजिस्ट. स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल लेफ्ट बिहाइंड, सच एज टूल्स, पोट्स, बीड्स, फर्नीचर्स, टॉयज, बोन्स, teeth of animals and humans, burned grain, parts of house or bricks, or among others. So these archaeologists are those who used to study the past, and these are also one of the important sources of history. Okay, because through their excavation we have came to know about so many things, because after excavating they find so many tools and pots and beads, and collecting them they will be studying, and they will be placing that okay, this much years old, and during this time this type of practice was followed, this language was followed, this language was spoken, this culture was followed. So they try to study all those things. So archaeologist को कौन होते हैं, जो ज़मीन की खुदाई करके हमारे पास्ट के बारे में, पास्ट के पीपल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनके रिमेन्स को देख के, जैसे हड्डियों को देख के, स्केलेटन्स वगैरह के रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स के रिमेन्स को देख के, एनिमल्स के रिमेन्स को देख के, और कुछ टूल्स, पोर्ट्स वगैरह, फर्नीचर्स उस टाइम के जो बहुत पहले पाए जाते थे. ठीक है, तो उनके टॉयज़ के बारे में, टॉयज़ को देख के भी वो प्रिडिक्ट कर सकते, मतलब वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा उस टाइम पे ऐसे टाइप का टॉय खेलते थे, तो इस टाइप की चीज़ें भी इन्वेंट हुई होगी, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, व्हील्स. ठीक है, जो बुलक कार्ट्स हैं, तो बुलक कार्ट्स की भी एक छोटी सी टॉय हमें मिली थी इंडस वैली टाइम की, इंडस वैली सिविलाइजेशन में. तो उस टाइम में ये क्या पता लग गया था, अच्छा ठीक है, तब बुलक कार्ट्स भी इन्वेंट हो गए थे. तो ऐसे करके ये बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, टीट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के टीट्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि बहुत सालों पहले पिक्स के टीट्स काफ़ी बड़े रहते थे, वाइल्ड पिक्स के टीट काफ़ी बड़े होते हैं, और जो घर में टेम्प्ट किए गए पिक्स होते हैं उनके टीट्स में काफ़ी, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है. ये सब चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है, आर्कियोलॉजिस्ट के स्टडीज़ के बारे में बताता है. तो ये हमें क्या मदद करता है, हिस्ट्री को जानने में मदद करते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री. तो हम अब टाइम मेजरमेंट को, टाइम मेज़र कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं एरा के बारे में. एरा, देखिए एरा का मतलब क्या होता है, एरा का हिंदी वर्ड है युग. जैसे हम बोलते हैं ना कलयुग, सतयुग, ये सब कुछ युग एक युग चला जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो एरा वही है. ठीक है, अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम. So each society and culture has its own ways of measuring the
time. Major events such as the birth of an important person or the start of a ruler's reign have often marked the beginning of a new era. तो हम बोलते हैं ना कि जब कोई एक युग का स्टार्ट होता है, जैसे कि महाभारत के टाइम में वो एक युग था, उसके बाद एक दूसरा युग स्टार्ट हुआ है कि नहीं. तो जब जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बर्थ के बारे में उसके बाद एक युग स्टार्ट हुआ, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है. गौतम बुद्ध के बर्थ के बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, वो इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो कि कैलेंडर में मार्क हुआ, तो उसके बाद एक दूसरा युग स्टार्ट हो गया. या तो कोई रूलर्स के रूप, जैसे कि अशोका है कि नहीं, तो उसके बाद उनके जन्म के बाद उनके शासन के बाद एक फिर नया युग स्टार्ट होता है. तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा. सो एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ओके, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड साइड बाई साइड. Hindu, Muslim, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious events. So what is this Gregorian calendar? So first let us understand ये Gregorian calendar क्या है, इसको पहले हम जानते हैं ये क्या है, फिर उसके बाद फिर हम टाइमलाइन के बारे में देखेंगे. देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है. द कैलेंडर, देखो जो कैलेंडर है ना, जो अभी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, ये जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है. जो हम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी है ये वाला कैलेंडर. और ये कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ है, ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है जैसे कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में ही जो भी टाइम है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसका मतलब ऐसा एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है. तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में मीनिंग भी देख लेते हैं जल्दी से. सो द कैलेंडर नाउ यूज द वर्ल्ड ओवर, जो हम यूज़ करते हैं अभी, ठीक है. इट हैज़ 12 मंथ्स एडिंग अप टू 365 डेज एंड अ लीप ईयर एवरी 4 years. देखो इस कैलेंडर को हम अभी फॉलो करते हैं, इसमें लीप ईयर आता है ना, और कौन से मंथ में आता है लीप ईयर, हर मंथ फरवरी में आता है कि नहीं, हर 4 सालों में फरवरी में आता है. और कौन सा डेट ऐड कर लेता है, 29 ऐड कर लेता है. और 4 सालों में क्यों आता है, क्योंकि अर्थ को जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो तब कितना लगता है, एक साल होता है ना कि 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है. तो ये 6 आवर्स को टाइमली हम ओमिट कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं उस 6 आवर्स को, और हम क्या करते हैं उस 6 आवर्स को 4 सालों में, जैसे 6 × 4 कितना हो जाता है, 24. तो ये पूरा एक दिन बना लेता है कि नहीं. तो इस एक दिन को हम कहाँ पे जाके ऐड करते हैं, फरवरी में जाके ऐड करते हैं. और कौन सा डेट में, 29. तो एवरी 4 साल में आपका लीप ईयर आता है कि नहीं. तो इस तरीके से फरवरी में हम ऐड कर लेते हैं. तो इसको ये हम कौन से कैलेंडर के हिसाब से जा रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी है, ठीक है. सो हाँ, आपको आई होप आपको यहाँ तक तो अंडरस्टैंड हो गया होगा. हाउएवर सेंचुरी ईयर्स, फॉर एग्जांपल जैसे सेंचुरी आता है ना, 1000 सालों का, सेंचुरी मतलब 1000 सेंचुरी ईयर्स, ठीक है, हज़ारों सालों का, जैसे हज़ारों सालों और 100 सालों का, जैसे सेंचुरी होता है 100 साल रीजन. तो 1800 से 1900 ईयर्स तक या 2000, ये आर लीव ईयर्स ओनली इफ़ दे आर मल्टीपल्स ऑफ 400. और जो सेंचुरीज़ का आता है, जैसे एवरी 100 सालों में आता है, तो ये लीव ईयर तभी कहलाते हैं ये जो सेंचुरी, अगर ये 400 के मल्टीपल है. तो आप इन तीनों में से देख लो कौन सा 400 का मल्टीपल होगा, 2000 ही होगा. 400 × 5 2000 है कि नहीं. तो ऐसे करके 2000 एक लीप ईयर है. सो इन द 3 centuries years above only 2000 is a leap year. क्यों, क्योंकि 1800 और 1900 जो है 400 के मल्टीपल्स है ही नहीं. तो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर. तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है. और इसके बाद क्या है, 12 मंथ्स हमारे हैं, जो कि इंग्लिश कैलेंडर हम भी बोल सकते हैं, इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इसके साथ साथ हम हिंदू कैलेंडर और जीविश कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, चाइनीज़ कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं. क्यों, क्योंकि जब हमें कोई फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करना होता है या कुछ करना होता है, क्यों, जो हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, मुस्लिम अपने मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से करते हैं. क्योंकि हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं तो वो तिथि गलत आ जाता है, ठीक है. क्योंकि हर साल क्या आता है, आपने एक चीज़ नोटिस की हुई होगी, दिवाली जो है हर साल सेम ही डेट में नहीं आता, एक तिथि होता है उसका, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उसको बनाया जाता है. पंचांग उसको बोलते हैं. उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे जाके इस चैप्टर में. तो क्योंकि जैसे कि आपने एक एग्जांपल में देती हूँ, जैसे कि क्रिसमस,
हर साल क्रिसमस दिसंबर को ही होता है और हर साल क्रिसमस 25 को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस जो है फेस्टिवल उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही मनाया गया है। लेकिन हमारे हिंदू फेस्टिवल्स जो है, मुस्लिम फेस्टिवल्स जो है, या फिर ज्यूबिस के फेस्टिवल्स है, इन सब चीज़ों के लिए हम इस कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तिथि अलग होता है। हम सेम डेट को एवरी ईयर नहीं मनाते, हम तिथि के हिसाब से मनाते हैं कि नहीं। तो उस हिसाब से हमें हिंदू कैलेंडर, जो ट्रेडिशनल कैलेंडर आपके घरों में भी होगा, जैसे कि इसमें हिंदू कैलेंडर में बहुत सारे डिटेल्स भी दिया बहुत और ज़्यादा डिटेल्स दिया होता है। ठीक है, इसको सन और मून के अलाइनमेंट को, ग्रहों को लेके सब कुछ लेके इसको बनाया जाता है, जैसे कि इससे हमें पता भी लग जाता है कौन सा डे फुल मून है, न्यू मून कौन सा, अमावस कब है, एकादशी कब है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें हिंदू कैलेंडर से ही पता लगता है। तो लेकिन जनरली हम कौन से कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर और बाकी कैलेंडर के डिफरेंस। सो इन द वेस्ट the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken as to be the starting point for this calendar। ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कब है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ के बाद। ठीक है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा फॉलोड किया हुआ है। तो years are counted forward from this point forward, okay, and used to be marked with AD। तो आफ्टर जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितने भी ईयर आए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या ऐड करते हैं? एडी। तो एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, सो एन एब्रिविएशन फॉर अ लैटिन फ्रेज दैट रिफर्स टू द ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ। तो आफ्टर जीसस बर्थ हम क्या ऐड करते हैं? एडी। हावेवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा, या इसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं नॉर्मली, और जनरली हम इसको सीई से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एब्रिविएट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल 1947 द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस कैन बी रिटर्न एज 1947 AD। क्यों AD? क्योंकि 1947 कब आया? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद ही ये कैलेंडर ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये हमने ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम गए हैं, है कि नहीं। तो 1947 AD इसलिए लिखते हैं। तो समटाइम हम AD को आगे भी लिख सकते हैं, कैसे? AD 1947 और 1947 CE का मतलब कॉमन एरा। तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो पहले हुआ है, जीसस क्राइस्ट से पहले हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। आपने भी सुना ही होगा उसके बारे में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे। Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward। ठीक है, जो बैकवर्ड काउंट होने लगता है, जो पहले हुआ है, जो भी इवेंट हुआ है, पहले इवेंट जो भी हुए हैं उसको बैकवर्ड काउंट करने लगते हैं। and used to be marked with BC or before Christ and they are now called before common era। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा, जो कि BCE बोल के हम इसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE is an approximate year of birth of गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का अप्रोक्सीमेट ईयर कब है? 560 BCE। BCE क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गौतम बुद्ध जो है जीसस क्राइस्ट से भी पहले उनका जन्म हुआ है। कितने साल पहले? 560 साल पहले। ठीक है, तो whom we will meet in chapter 7। सो गौतम बुद्ध के बारे में हम चैप्टर 7 में अच्छे से और पढ़ेंगे। सो कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स अगो दैट वाज। सो हम इसको भी सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हाउ मेनी ईयर्स अगो तो हम देख लिया ना कि इससे 560 तब बिफोर क्राइस्ट, लेकिन आज के हिसाब से कितने साल पहले, तो उसको भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इस लेट्स एक्सप्लोर बॉक्स के नीचे। तो उससे पहले हम एक टाइमलाइन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको भी एनालाइज कर ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मीनिंग था ऑस्पिशियस, जो आपके ऊपर था ना, तो उसका मीनिंग क्या? ऑस्पिशियस मतलब क्या? शुभ मुहूर्त, जैसे हम बोलते हैं ना, शुभ मुहूर्त, फेवरेबल और ब्रिंगिंग लक फॉर इंटेंस एंड ऑस्पिशियस बिगनिंग। कुछ भी हम कार्य स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी होता है तो हम एक शुभ मुहूर्त देख के कर लेते हैं ना, कि ऐसे जैसे माना जाता है कि आपको कुछ अगर ख़रीदना है या कुछ करना है तो आप ट्यूसडे या सैटरडे को मत खरीदना। कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो इस दिन में आपका शुभ मुहूर्त है। तो ऐसा जो शुभ मुहूर्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऑस्पिशियस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया हुआ है बिफोर कॉमन एरा का। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा जो BCE मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले का एरा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ गैप्स भी है, तो ये गैप्स क्यों दिए इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले है 300,000 BCE, उसके बाद 40,000 BCE। तब क्या हुआ था? फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट इन दी वर्ल्ड। जो पत्थरों में जो कलाकारी करते हैं ये
इस कब आया था 40,000 नॉट 4,000 सॉरी 40,000 BCE कम बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद फिर आइस एज आया। आइस एज आया, आपको पता है ना कि पहले अर्थ में सारा आइस से ढका हुआ था, पूरा का पूरा अर्थ जो है आइस से ढका हुआ था। धीरे धीरे जब वो सब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ग्रासलैंड वगैरह आना स्टार्ट हुए, तब क्या हुआ, एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ, क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ। तो उसके बारे में भी देखेंगे आपके हिस्ट्री में ही, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये 14,000 एरा BCE, तो इसी बीच में ये आइस एज है। तो ये एक टाइमलाइन है, सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, सिंस 300,000 BCE, कब तक, 14,000 BCE तक का। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि अगर सब कुछ इवेंट मेंशन करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो हम एक कैलकुलेशन की बात कर रहे थे ना, तो उस कैलकुलेशन को हम देखते कैसे करेंगे, ठीक है। Such calculations are simple, देखो, but there is a catch. In the Gregorian calendar there is no 0 year. देखो, एक और चीज़ आपको याद करना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उस पर क्या है, आपको 0 ईयर नहीं दिखा देगा, सीधा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से, 1 CE। CE मतलब कॉमन एरा है कि नहीं, आफ्टर क्राइस्ट, AD है ना, नॉट आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, विच इज़ कॉमनली नॉन एज AD ऑल्सो, दैट इज़ एनो डोमिनी। सो यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो सीधा 1 से स्टार्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, द ईयर 1 CE फॉलोज इमीडिएटली द ईयर 1 BCE। मतलब ये देखो, जैसे ये टाइमलाइन है, यहाँ पे एक टाइमलाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हमें बताएंगे भी, जैसे ये बीच में जैसे हम 0 लगाते हैं ना बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 CE है, 1 CE स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे 1 क्या है, 1 BCE, ठीक है, 1 BCE, यहाँ पे कोई 0 नहीं है। तो ऐसे ये बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन एरा, तो यहाँ पे 1 CE के बाद क्या आएगा, 2 CE है कि नहीं, यहाँ पे फिर क्या आएगा, 2 BCE, ठीक है। ऐसे ये बैकवर्ड होगा और ये फॉरवर्ड होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो पहले बताया गया था ना कि ये जो बिफोर कॉमन एरा है वो यहाँ पे ये बैकवर्ड होता है, और जो आफ्टर जो कॉमन एरा है वो क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। तो ये यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ड्रॉ ए सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE टू 2 CE, जो हमने कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो हमने एक टाइमलाइन, चलो और अच्छे से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एक हमने टाइमलाइन एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या 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 बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन पे, ड्रॉ अ सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE टू 2 CE। तो यहाँ पे हम इसको बीच को हम क्या कर देते हैं, 1 CE कर देते हैं, ठीक है, और इसको 2 CE कर देते हैं, मतलब आफ्टर जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर 1 BCE, ठीक है, BCE, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर 2 BCE, ठीक है। सो यू विल सी दैट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ईयर 0, यहाँ पे 0 है ही नहीं, ठीक ना, है ना। तो ओनली 3 years हैव बीन पास्ड, ओनली 3 year हैव बीन पास बिटवीन दोज 2 डेट्स। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 ही साल पास हुआ है बिटवीन ये 3 डेट्स के, देखो 1 2 3 है कि नहीं। So to calculate the number of years between a BCE date and CE date, you should add them but subtract 1 in the above case। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 और ये 2 को हम ऐड कर लेते, 2 + 2, जो ये यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 और 2 प्लस कर दिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो हमें क्या मिलता है, 3, जो कि हमने यहाँ पे टाइमलाइन को में भी देख के हमने कर लिया था, है कि नहीं, जैसे 1 2 और 3। तो ऐसे ही ये तो एक सिंपल सा था। जब आपको बड़े नंबर्स पे करना होगा तो क्या होगा, जैसे कि आपको ऊपर दिया हुआ था ना कि 560 BCE गौतम बुद्धा का डेट ऑफ बर्थ, और आज तक में कितना साल हो गया, तो उसको हम कैसे करेंगे। आज क्या है, 2024 है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। So practice a few examples with your classmates. So for example, to return to the question above, the Buddha, suppose we are now in the year 2024 CE common era, then the Buddha was born on 560। तो हम इसको क्या करेंगे, 560 + 2024, जो 560 और 2024 को प्लस कर देंगे, और उसके बाद -1 कर देंगे। -1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कोई 0 नहीं है, ईयर 0 नहीं है, तो इसको हमें -1 करना होता है, तो एग्जैक्ट ईयर को पाने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 2583। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 2583 ईयर्स अगो हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो।
सो देखो ऊपर का हमने जो टाइमलाइन देखा था तो आइस एज तक देखा था, है कि नहीं। तो तब क्या हुआ था 14,000 BC तक का देखा था, उसके बाद उसका कंटिन्यूशन है ये, ठीक है। तो उसके बाद एंड ऑफ लास्ट आइस एज तो कब हुआ था 12,000 BCE में। उसके बाद फिर क्या हुआ फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि आइस जब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो ग्रासलैंड वगैरह ग्रो करने लग गए, तो क्या हुआ एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड करने लग गया। तो वो कब हुआ था 8,000 BCE बिफोर कॉमन एरा। फिर 6,000 BC में क्या हुआ पोट्री टेक्नोलॉजी इन इंडियन सब कंटिनेंट, इन सब का इन्वेंशन हुआ। और उसके बाद फिर कब हुआ क्या हुआ 4,000 BCE में बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी एज, ठीक है। और उसके बाद इसके बीच में 6,000 और 4,000 BCE के बीच में क्या हुआ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी इन मेसोपोटामिया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सब वर्ल्ड का सबसे पहला सिटी है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश्ड हुआ, तब आया स्टार्ट हुआ। तो ये सब कब हुआ था 6,000 और 4,000 BCE के बीच में। और उसके बाद 2000 BCE में क्या हुआ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हुआ, तो इसके बारे में भी हम आपके बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, बर्थ ऑफ बुद्धा जो हमने पढ़ा था ना 560 BC के बारे में, तो यहाँ यहीं पे हुआ है, ठीक है। ये एरा जो है 560 BC। और इसके बाद क्या हुआ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे ही गौतम बुद्धा का बर्थ है उसके आसपास फिर क्या हुआ अशोका रेंज, जो अशोका रूलर है उसका शासन वगैरह चला। तो उसके बाद क्या है अभी 2000 CE जो अभी हम है यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन पे हम है। तो ये कंटिन्यूशन आपका ऊपर वाले टाइमलाइन के बाद है, ठीक है, ऊपर वाले जो टाइमलाइन हमने देखा था। A timeline C जो हमने देख लिया, ठीक है, 4.3, 62 और 63 इज़ अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट। तो इवन इस देख के हमें ईजिली हमें पता लग गया ना कि चलो इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था, इस एरा में ये हुआ था, ये एरा में ये हुआ था। तो इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कवरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड। तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिला एक सीक्वेंस, एक इवेंट्स देखने को मिला कि चलो इस साल में ये हुआ था, इस एरा में ये हुआ था। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट, जब से ह्यूमैनिटी स्टार्ट हुआ है तब से वो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आज तक चला जा रहा है, ठीक है, जो वो इवेंट है, जो टाइम लाइन है, सॉरी, with a few important landmarks. Note that the dotted portion marks a skipped period, otherwise this timeline would have been almost 3 meters long। जो हमने देखा था ना ऊपर मैंने आपको बताया भी था, जो गैप था वहाँ पे, वो गैप क्यों था क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मेंशन नहीं है। अगर सब कुछ हम मेंशन करने लग जाते तो क्या होता है, ये यहाँ पे भी बोल रहे ये टाइमलाइन जो है ऑलमोस्ट 3 मीटर लॉन्ग हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे और एक छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है टाइमलाइन ताकि हमें अच्छे से देख ले, देखो पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं। गौतम बुद्धा का हमने देखा था 560 BC बिफोर कॉमन एरा, है कि नहीं। और ये जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ का टाइम 1 BC हम बोलते हैं इसको 1 BC। तो ये पास्ट हो गया, ये सारा पास्ट हो गया, ये सब कुछ पास्ट हो गया, ये भी सब कुछ पास्ट हो गया। और हम कहाँ पे अभी 2000 CE में, तो हमारे बाद जो भी होगा वो क्या है फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे तो ये सारा ये छोटा सा इन्होंने टाइमलाइन दिया हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। ए टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प्स, टाइमलाइन के इंपॉर्टेंट क्या क्या ये बताने के लिए, ठीक है। सो टाइमलाइन के बाकी और इम्पोर्टेंट क्या है, ए टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट टेक्स प्लेस। जैसे हमें यहाँ पे पता चला ना कि चलो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था, और गौतम बुद्धा के बाद में थोड़े से बाद में जीसस क्राइस्ट से पहले क्या हुआ था, फिर अशोका का हुआ था, है कि नहीं। तो हमें ऐसे इवेंट्स देख के हमें अच्छे से पता लग जाता है, टाइमलाइन देख के हमें इवेंट्स के बारे में अच्छे से पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल विद द इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स यू कैन नाउ सी दैट द बर्थ ऑफ बुद्धा ऑकर्स बिफोर द डेट ऑफ जीसस। सो हमें डेट देखे बिना बस टाइमलाइन को ही देख के यहाँ पे इस पिक्चर में हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे तो गौतम बुद्धा का जो बर्थ है जीसस क्राइस्ट से पहले हुआ था। तो ये टाइमलाइन का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपके एक बॉक्स में एक और दिया हुआ है जिसमें हम सेंचुरीज़ और मिलेनियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें इसके बाद आपके टाइमलाइन का वो पोर्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसको भी। So I hope until now you have understood the concept of timeline, isn't it? Because timeline is very important for us to know the
events taking place, because by simply looking at the timeline, what we can predict by looking at the image, also the timeline which has been given here, by looking at this timeline, what we can predict, okay, yes, the birth of Gautam Buddha takes place before the birth of Jesus Christ, isn't it? So this is the importance of timeline. So here we are going to see more about the timeline, about century and about millennium. So in a century it used to be 100 years, isn't it? So we are going to study about that now. Along with a year and a decade. So decade का मतलब क्या होता है? जो 10 साल है ना, a period of 10 years. So we often use other terms to understand longer duration of time. So two of these are quite commonly used when learning history. So when you are learning history, जब आप history के बारे में पढ़ोगे तो आपके ये जो terms हैं, decades है, century है, millenniums है, तो इसके बारे में आप सुनते रहोगे, तो इसको अच्छे से जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको अगर समझ में नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको आप अच्छे से, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो सेंचुरी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देखिए हम बोलते हैं ना क्रिकेट में भी, जैसे ओके विराट कोहली की इतनी सेंचुरी हो गई है, सचिन तेंदुलकर की इतनी सेंचुरी हो चुकी है, और अभी रिसेंटली हमने क्या न्यूज़ सुना था, विराट कोहली की सेंचुरीज जो है सचिन की सेंचुरीज से भी ज़्यादा हो गई है, और वो बहुत न्यूज़ में आया भी था और आपने सुना भी होगा, है कि नहीं? तो वैसे सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100, है ना? तो साल के हिसाब से क्या होगा? 100 ईयर्स, ठीक है। Century, it is an important period of 100 years. In history, specific centuries are counted every 100 years starting from the year 1 CE. तो 1 CE क्यों बोला? क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 CE के बाद में जितने भी 100 ईयर्स आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे? 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी ऐसे करके काउंट करेंगे। तो हम अभी कौन से सेंचुरी में है? फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन 21st सेंचुरी, हम 21st सेंचुरी में है, ठीक है, विच रन्स फ्रॉम 2001 टू 2100। तो हम 2001 से हमने कौन सी सेंचुरी मार्क कर ली है? 21st सेंचुरी। तो 2100 के बाद क्या होगा? जब जैसे कि अभी 2024 है, ऐसे ही 25 आएगा, 26 आएगा, ऐसे चलते चलते क्या होगा? लास्ट में 2100 आएगा, है कि नहीं? जैसे ये 01 में आएगा, तो ये तब क्या होगा? फिर 2101 में क्या होगा? 22nd सेंचुरी होगा, है कि नहीं? तो ऐसे 22nd सेंचुरी, इस ईयर 22nd सेंचुरी होगा। तो ऐसे ही सेंचुरी, ठीक है, एवरी 100 years. The centuries BCE are calculated beginning from the year 1 BCE. तो BCE के सेंचुरीज भी कब से कैलकुलेट होते हैं? 1 BCE से कैलकुलेट होते हैं, और कीप गोइंग बैक इन टाइम, और बैकवर्ड वो चले जाते हैं, क्योंकि वो तो बैकवर्ड है, क्योंकि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाता है कि नहीं। और ये फिर यहाँ पे क्या होता है? फिर ये 1 2, ये बिफोर आफ्टर जीसस क्राइस्ट, फिर 1 2 3 4, और हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? ये वाला फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं? आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। टाइमलाइन के बारे में तो हमने अच्छे से देख भी लिया है कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द 3rd सेंचुरी BCE वुड इंक्लूड द ईयर 300 BCE टू 201 BC। देखिए जैसे बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है, जैसे कि 1 2 ऐसे करके जा रहा है ना, बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये क्या होगा? जो बिफोर कॉमन एरा है, ये 300 BCE से लेकर 200 BCE का 3rd सेंचुरी होगा, ये 3rd सेंचुरी मार्क करेगा, ठीक है। ये बैकवर्ड जाता जा रहा है। नेक्स्ट है मिलेनियम। सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। सो मिलेनियम क्या है? 1000 ईयर्स, जो एक हज़ारों साल, ठीक है, 1000 साल, नॉट हज़ारों, सॉरी, 1000 साल। 1000 ईयर्स इक्वल्स टू 1 मिलियन, ओके, मिलेनियम। सो इन हिस्ट्री specific centuries are counted every 1000 years from the year 1 CE, ठीक है, 1 CE से, ये भी फिर कॉमन एरा से। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द 3rd मिलेनियम CE। तो हम कौन से मिलेनियम में हैं? अगर मिलेनियम के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि 2000 के मिलेनियम में है हम, है कि नहीं? तो हम क्या है? 21st सेंचुरी में है कि नहीं? तो 21st सेंचुरी में है, और अगर 1000 साल के हिसाब से हम देखें तो कौन से में है? 3rd में है। जैसे कि 1000 ईयर में 1 मिलेनियम, 2000 में 2 मिलेनियम, और अभी 21st में है, तो स्टार्ट हुआ है कि नहीं? तो 3000 की उस पर कगार में है, तो 3000 तो हज़ारों सालों बाद ही होगा। तो अभी तो हम बस 2024 में ही हैं। उसके बाद 2100 आएगा, फिर 2200 आएगा, 23 आएगा, ऐसे कर करके फिर 3000 आएगा। तो 3000 में हमने मार्क तो कर लिया, हम वहाँ पे खड़े तो हो गए हैं कि नहीं, कि 2024। तो इस तरीके से हम 3rd मिलेनियम में है, ठीक है, 3rd मिलेनियम CE।
As with centuries, millennium BCE are also calculated beginning from 1 BCE and go backward. तो जैसे ही centuries के हिसाब में हमने देखा था backward जाएगा BCE में, वैसे millenniums में backward calculate होता जाएगा. So the first millennium BCE would include the year 1 BCE to 1000 BCE. जो 1 BCE से लेके 1000 BCE तक है वो क्या include होगा, ये first millennium बिफोर कॉमन एरा इंक्लूड होगा. ठीक है. सो इन द टाइमलाइन गिवन ऑन पेज 62 एंड 63 कैन यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ 8 मिलियनियम BCE. तो आप ये टाइमलाइन को देखना, आप मार्क करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि नहीं, जो टाइमलाइन है हमने बहुत अच्छे से कर लिया है. तो आप मार्क करना कि 8 मिलियनियम BCE कौन से इवेंट को टच कर रहा है. ठीक है. तो एक और चीज़ यहाँ पे मिलेनियम के प्लूरल फॉर्म के बारे में दिया है. तो इन इंग्लिश द प्लूरल ऑफ मिलेनियम इज़ मिलेनियम्स, एस भी हो सकता है और मिलेनिया भी हो सकता है. ठीक है. बोथ आर करेक्ट. तो हम एक और देख लेते हैं यहाँ पे एक और चीज़, एक्सप्लोर. Create a timeline stretching from 1900 CE to current year and place the date of birth of your grandparents, parents, siblings and yourself, and also mark the years that the 20th century CE begins with and ends with. तो ये और एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है अपने पेरेंट्स को पूछ के. ठीक है. पेरेंट्स को पूछ के अपने ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग सबको 3 जनरेशन को स्ट्रेच में, तीन जनरेशन, देखो एक जनरेशन, 2 जनरेशन और 3 जनरेशन, सिबलिंग्स और आपका एक जनरेशन हो गया ना. तो 3 जनरेशन का आपको एक टाइमलाइन बनाना है. कहाँ से स्टार्ट करना है, 1900 CE, क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स तो इसी बीच में जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ है कि नहीं. तो आप ये टाइमलाइन बना के आप ये एक्टिविटी कीजिएगा. ठीक है. तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं. अच्छा, हिंदू कैलेंडर के बारे में जो मैंने आपको बताया था ना पहले, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. Do you know how calendars have been traditionally made in India? Many Indian calendars rely on position of the sun and the moon to define the months of the year. तो ये क्या होता है, पोजीशन जो है हमारे सन और मून के पोजीशन को डिफाइन करके अच्छे से देख के हिंदू कैलेंडर बनता है. इसको हम क्या बोलते हैं, पंचांग. Is a book of tables which list the days of each month along with related astronomical data. For instance, it precisely predicts events like solar and lunar eclipse, times for sunrise and sunset. Panchang, still widely used in India, often also give weather prediction for the year, dates and timing of festivals and more. तो इस कैलेंडर के हिसाब से हमें बहुत कुछ पता लगता है, जैसे कि लूनर एक्लिप्स के बारे में पता लग जाता है, सोलर एक्लिप्स, पहले ही सब कुछ लिखा होता है इसमें कि कब क्या होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये मून और सन के अलाइनमेंट को देख के ये कैलेंडर बनाया हुआ है, और इसी अलाइनमेंट को देखते हुए ये सारा तिथि वगैरह भी क्रिएट किया हुआ है. सारा फेस्टिवल कौन से तिथि में आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो नहीं कर सकते हैं फेस्टिवल के हिसाब से, क्योंकि हमें ये हिंदू कैलेंडर, ट्रेडिशनल कैलेंडर देखना ही पड़ता है अगर आप हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो. तो ये उस कैलेंडर के बारे में है. ठीक है. पंचांग. तो ये आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ये हिंदू कैलेंडर के बारे में. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, उन सोर्सेस के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, क्या है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड. सो sources are those things, like it might be a place, it might be a person. Like to a person you can be asking something about about some 2 or 3 years before that events have taken place, isn't it? Or through text or through books or through some objects, whatever information you get, and whatever information you get about past, okay, that it might be about event or period, those are known as sources. तो सोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे किसी भी चीज़, जैसे कि जगह हो, किसी भी लोग से, या आपको बुक से पता लग सकता है, या ऑब्जेक्ट से आपको ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन पता चली हो पास्ट के बारे में, तो उन सब चीज़ों को हम सोर्सेस बोलते हैं. जैसे कि आप रिसेंट सोर्सेस में आ जाता है, यहाँ पे आप पढ़ोगे, जैसे कि इंटरनेट भी एक सोर्स हो जाता है कि नहीं, क्योंकि हमें इंटरनेट के थ्रू भी हमें बहुत कुछ पता लगता है अपने कल्चर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में. तो ऐसे ही कुछ सोर्सेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे बुक में. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक और एक्टिविटी है, मैं आपको एग्जांपल भी दे दूँगी और आप इसको करना. ठीक है. और अपने पेरेंट्स के हेल्प के साथ करना, क्योंकि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पूछने होंगे, पैटर्नल साइड मैटरनल साइड दोनों, अपने नाना नानी के नाम, अपने दादा दादी के नाम. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो, कैन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 3 जनरेशन, यहाँ पे 3 जनरेशन दिया हुआ है. ठीक है. ऑफ योर फैमिली ऑन योर मदर्स एंड फादर्स साइड. क्रिएट अ फैमिली ट्री विथ योर पेरेंट्स
ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, परदादा और परदादी, ठीक है। और फाइंड आउट देयर नेम्स, व्हाट दे डिड फॉर अ लिविंग एंड वेयर दे वर बोर्न। ऑल्सो राइट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशंस। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल मैं दे देती हूँ। देखिए एक चार्ट है, आप ये चार्ट बनाना और अपने मम्मी पापा को पूछ के बनाना। ओके, यू क्रिएट दिस, यू मेक दिस चार्ट आस्किंग योर पेरेंट्स बाय, बिकॉज यू नीड द डिटेल्स, इजंट इट, बिकॉज you have to know that your names of your grandparents. Paternal means your father's mother and father, and here grandparents maternal means आपके मम्मी के मम्मी पापा, आपके नाना नानी, your mother's mother and father, and here again great grandparents, पापा के दादा और दादी के बारे में। और यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल में आप मम्मी के दादा और दादी के बारे में, यहाँ पे 3 जनरेशन दिया हुआ है, तो आप इसको फील करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम यहाँ पे जस्ट हम बोल लेते अशोक है, ठीक है। तो और आपके दादी जी का नाम है मीना, ठीक है, मीना, जस्ट ऐसे एग्जांपल में दे रही हूँ। और उनका ऑक्यूपेशन था, अशोक जी का ऑक्यूपेशन था टीचर थे, ठीक है। और मीना जी थी वो हाउसवाइफ थी, ठीक है। और इनका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुआ है, जैसे एमपी में हुआ है। ये बस एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। आप ऐसे करके ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना। और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप क्या डालोगे, आपको कैसे पता चला, जैसे कि आपने अगर आपके पेरेंट्स को ही पता चला होगा, पेरेंट्स को ही पूछा होगा, तो लिखना आस्क्ड माई पेरेंट्स। तो ऐसे करके आप इसको फिल करना, ठीक है। और आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, पैटर्नल और मैटरनल आपको कहाँ से मिला, फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको सोर्सेस मिला, या डायरीज़ के मिला, या आईडी कार्ड्स अब आपने उनके देखे जो रखे हुए थे घर में, जैसे हम रखते हैं ना, मम्मी पापा संभाल के रखते हैं सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स, या रिलेटिव्स के थ्रू मिला, आप वो सारे सोर्सेस लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको कंप्लीट करना। तो इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं अब सोर्सेस को। तो इससे पहले और एक बॉक्स है, थिंक अबाउट इट, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि हैव यू एवर सीन ओल्ड कोइंस, बुक, क्लोथ्स, jewelry, utensil in and around your houses? What type of information can we gain from such objects or from old houses or building? देखो, जैसे हमें ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है ना घर में रखी हुई, पुरानी चीज़ें, जैसे पुराने कपड़े, बर्तन, किताबें, सिक्के तो बहुत लोगों के घर में होते हैं कि नहीं। जो पहले ज़माने में सिक्के आते थे वो अलग है, और आज के ज़माने में जो सिक्के आते हैं वो अलग है। और ज्वेलरी हो गया, वो जो डिज़ाइंस होते थे ज्वेलरी के तब के टाइम के, वो काफ़ी अलग होते थे आज के टाइम से। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप सोचिएगा इस बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे ज्वेलरी में पहले काफ़ी अलग डिज़ाइंस होते थे, आजकल काफ़ी अलग डिज़ाइंस है। यूटेंसिल्स में भी पहले काफ़ी अलग होते थे, आजकल काफ़ी मॉडर्न वाले यूटेंसिल्स आ गए हैं। पहले के टाइम में जैसे यूटेंसिल्स में अगर हम बात करें तो ये ओवन वगैरह ये कुछ होता नहीं था, आजकल ये सब हम यूज़ करने लग गए हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से आप क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, कि हम इन्फॉर्मेशन तो गेन करते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपने मम्मी पापा के टाइम में लाइफ कैसा होता था, उनके कपड़े देख के, उनके तब के टाइम में क्या डिज़ाइंस के, कौन से डिज़ाइंस के वो कपड़े पहनते थे, है कि नहीं। तो अब दादा दादी के टाइम में जैसे फ़ोटोज़ वगैरह देख के हम पता लग जाता है कि चलो इस टाइम में ऐसे टाइप के कपड़े पहनते थे, इस कलर के पहनते थे, ज़्यादातर ये फैशन में था, ये ट्रेंड में था। तो ये सारी चीज़ें क्या देती है, इन्फॉर्मेशन ही देती है। और ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन देती है और हमें और क्या बताती है, हमें अपने पास्ट के बारे में और बताती है, हिस्ट्री के बारे में बताती है कि नहीं। तो आप भी सोचिएगा, आप ये इन सब चीज़ों को देखें, आपके घरों में आप चीज़ें आपको दिखेंगी, आप पूछिएगा अपने मम्मी पापा से, ठीक है। तो ये कब आया था, ये कब हुआ, ये उस टाइम में क्या होता था, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। तो every object or structure tells a story and is like a piece in a jigsaw पज़ल। जैसे पज़ल होता है ना, हम पज़ल खेलते हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके कुछ पज़ल बना होता है, और यहाँ पे फिर ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ पज़ल बनाते हैं, ये यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके जिग्जो पज़ल। तो ये सारा मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, ये सारे एक स्टोरी बताते हैं कि नहीं। अगर कोई आपने पुरानी किताब देख ली तो आप पूछ सकते हो ना कि अच्छा ये किताब किसकी है और किसने खरीदी। जैसे आपके पापा ने खरीदी हो उनके टाइम में, तो उनके पास एक कहानी होगी उसको, किताब को खरीदने से पहले उन्होंने क्या किया, उनको क्यों उन्होंने वो किताब खरीदी, ऐसे करके कहानियाँ होती है कि नहीं। बर्तन को लेके भी मम्मियाँ के पास कहानी होती है, अच्छा ये मुझे मेरी दादी ने दिया था, ये मुझे मेरी नानी ने दिया था, ये बर्तन तब के टाइम का है, ऐसे करके कहानियाँ होती है कि नहीं। तो ये कहानी भी सारी एक पज़ल की तरह होती है, जिग्जो पज़ल की तरह होती है, हमें सुलझाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए भी हमें बहुत से सारे पज़ल को सुलझाना पड़ता है, हिस्टोरियंस को बहुत सारे पज़ल्स को सुलझाना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सी
every objects, these are kind of jigsaw puzzle, means in a puzzle you have to arrange everything so that it gets fit into it, isn't it? And whenever you hear any stories or anything regarding old coins or books or clothes from your parents or grandparents, you'll be thinking about it and you'll be fitting it. Okay, my parents have told me about these things, okay, this might be that. So in that way you try to fit it, isn't it? So just like that, our history is also just like a puzzle. But sometime in this history, because during whenever these historians are studying about the history, then what happens, when they get information, they have to gather all the information and they have to create that history. And in order to create that history, they have to solve the puzzle like situation. They have to see every part whether it get fitted or not, isn't it? So that is why they have mentioned here that it is just like a jigsaw puzzle. I hope you have understood. So the object that you see around your house conveys something of the history of your family, isn't it, as we have already discussed. Similarly, we can put together historical events through a variety of sources. So historical events can be again put up together, okay, through variety of sources. Variety of sources means variety of information through which we get that history, through which we get that information about the past. So but keep in mind that in the case of history, quite a few pieces of the puzzle may remain missing. तो हिस्ट्री जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई होता ही नहीं है कि तब के टाइम का कोई मतलब जिंदा ही नहीं जो हमें बता सके, अच्छा ऐसा ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले की बात अगर आपको कुछ पता करना है तो आपको एक पज़ल टाइप ही होता है। लेकिन उस पज़ल में क्या होता है, सारे पीसेस नहीं होते। जैसे हम वो जो मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, जो पज़ल बॉक्स रहता है, जो जिगसॉ पज़ल रहता है, उनमें सारे पीसेस रहते हैं और आप एक ना एक दिन उसको सब सॉल्व कर देते हो, है कि ना, सारा फिट बना देते हो, फिट कर देते हो। लेकिन हिस्ट्री के केस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमें कभी मिलती ही नहीं है। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ही हिस्ट्री हमें बनानी पड़ती है। तो इसलिए इन्होंने ये बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट whatever we have information, whatever information that the historians especially they have gained, okay, to create history, they do not have the full information. They never get the 100% of information. So that is why they have said that few pieces of puzzles are always missing. So they have to create history by relying on much more which situation they have to go, okay, like so through which event they have to consider, okay, this is true and this is false regarding based on their studies. So here some images are given through which we have to observe, some sources are given, okay, let us observe. तो यहाँ पे कुछ sources दिया हुआ है, ठीक है। तो इस sources को हम देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इस puzzle को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Observe the figure at the bottom of the page. It brings together the main sources of history. You don't need to, देख लेते हैं, remember them all now. We will use some of them as we go along. चलो इस पज़ल को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे फिर, ठीक है। ये इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, नॉट पज़ल, ये सोर्सेस हैं। तो इन सोर्सेस के थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने कुछ मतलब हिस्टोरियंस ने, ओके, स्पेशली हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश की है। तो उन सब सोर्सेस को हम एक बार देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब कुछ याद करना हो, बस आप बस समझ लेना इसको एक बार, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ठीक है, इन चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ओरल सोर्सेस। तो पहले के टाइम में होता था ना, जैसे जनरेशन टू जनरेशन हमें कुछ बताते थे, मतलब ओरली ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है, नॉट ट्रांसफ़र करते थे। क्योंकि तब के टाइम में ऐसा कुछ रिटन सोर्सेस तो होता नहीं था, कुछ पेन पेंसिल ये बुक्स वगैरह कुछ भी इन्वेंट नहीं था। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कैसे पास करते थे, बोल के, ठीक है। जैसे मेरे मम्मी ने मुझे बताया, मैंने फिर मेरे बच्चे को बताया, फिर उस बच्चे ने उनके बच्चे को बताया, ऐसे करके ये पास करता था। जैसे कहानियाँ होती थी ना पहले के टाइम की। फॉर एग्जांपल इसके भी दो पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जेनेलॉजिकल और फोल्कलोर। जेनेलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ फैमिली ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री, फैमिली के बारे में जैसे वो बताते थे, अच्छा मेरे दादा यहाँ पे, उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, वो इस कास्ट के थे। तब तो कास्ट वगैरह भी होता था ना पहले के ज़माने में, तो वो ऐसे होता था। मेरे दादी इस जगह की थी, मेरी नानी उस जगह की थी। ऐसे करके पेरेंट्स जो इन्फॉर्मेशन देते, जेनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उसको बोलते हैं। जैसे फोल्कलोर होता है, जैसे ट्रेडिशनल स्टोरीज़ और बिलीव्स जैसे होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में भी हम बोलते हैं ना, जैसे कि सनसेट के बाद झाड़ू नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि ये मतलब ऐसे पास होती आई है ऐसे इन्फॉर्मेशन, जैसे नाखून नहीं काटना,
है कि नहीं, बाल नहीं काटना शाम के टाइम में। तो ऐसे सारी चीज़ें जो है ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। तो ये सारे क्या है, ओरल सोर्सेस है, ठीक है। तो see, oral sources are those sources which are being passed on by our great grandparents to their childrens, and that childrens to their again children, okay. And this can be of again two type. First is the genealogical and second is the folklore. Folklore is the like we have some traditional stories or belief or superstitions, isn't it? For example, I have given just before also, like we cannot broom at after the sunset, we should not broom the house after the sunset, and after we should not cut our nails after the sunset, isn't it? We should not cut our nails during night times, we should not cut our hair. So these are some of the beliefs, isn't it, that we still follow. And how we came to know about it? Through sources, isn't it? Through information only, isn't it? And this came through oral sources. And again the next part is genealogical sources, means this about when we know about the family origin of our great grandparents and all, okay, about their family, from where did they came through, whether they belong from this royal family or not, or whether they are from a normal family, whether they were very rich or poor, whether they were farmer or not. So such type of information, okay. So this includes the oral source. I hope आपको समझ आ गया oral sources के बारे में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है इंडियन लिटरेचर को देखते हैं, ठीक है। इंडियन लिटरेचर में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि इंडियन लिटरेचर में जैसे लिटरेरी सोर्सेस, ये लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आता है, ठीक है, वो जो लिखा होता है, जैसे कि हमें वेदास बुक, वेदास एंड इतिहास, तो इनमें से हमें बहुत कुछ पता चला, जैसे महाभारत, रामायण, ये सब जो बुक होती है कि नहीं, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है, और ऐसे सारे बुक होते हैं ना जो पास्ट टाइम के थे, तो उन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ पता लगता है, जैसे पोइम्स हो गया, प्लेस हो गया, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गया, पहले के टाइम के टेक्स्ट को गो थ्रू करके हम तब के महाराजा और राजाओं के बारे में, रानियों के बारे में हमें पता लगता है कि नहीं, और सम कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज़ जो लिखित होते हैं, ठीक है, जो इंडियन लिटरेचर के अंदर ये सब आ गया। और इसमें से फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्सेस भी आते हैं, ठीक है, टेक्स्ट जो साइंटिफिकली रिसर्च किया हुआ, टेक्नोलॉजिकली उसको अच्छे से देखा गया हो, तो ये सब रिसर्च जो हुआ इन किताबों को पढ़ के भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, बहुत कुछ पता लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है फॉरेन अकाउंट्स, जो फॉरेनर्स जब आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जैसे ट्रैवल लॉग क्या होता है, जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं और उस ट्रैवल के बारे में वो एक बुक लिखते हैं, है कि नहीं, वो एक बायोग्राफी टाइप लिखते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से इलस्ट्रेट करते, रिकॉर्ड करते, कौन कौन सी प्लेसेस पे वो गए, उनका एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवलर कैसा रहा, कौन सी जगह पे वो जाके ठहरे, उन्होंने क्या खाया, वहाँ का कल्चर क्या था। तो जब भी वो ऐसे दूसरे स्टेट में आते हैं, दूसरे कंट्री में आते हैं, तो वो सब ऐसे लिखते थे तब पुराने टाइम में, अभी भी लिखते हैं लोग, लेकिन तब ये ज़्यादा लिखते थे। तो इस ट्रैवल लॉग से भी हमें बहुत कुछ पता चला, ठीक है। और उसके बाद जैसे हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, जैसे कि कौन से इवेंट्स कब हुए थे, होता है ना, एक क्रोनोलॉजिकल, एक ऑर्डर वाइज होता है। जैसे क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि इवेंट्स, और ये जब कौन से इवेंट पहला हुआ था, महाभारत, जैसे महाभारत और रामायण में कौन सा पहला हुआ था, महाभारत पहला आया था या रामायण पहला आया था। तो आप सोचिएगा इस बारे में, ठीक है, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये कौन से इवेंट हुए थे, कौन से राजा पहले आए थे, कौन से राजा का शासन पहले आया था, ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पहले आए थे, अशोका पहले आए थे, या जो मुग़ल राजा थे वो पहले आए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ पे पता लगता है, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स पढ़ने के बाद हमें अच्छे से पता लग जाता है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये थे तीन टाइप के सोर्सेस हमने यहाँ पे कर लिया, ओरल सोर्स कर लिया, लिटरेरी सोर्सेस कर लिया, जिसमें से हमने कर लिया इंडियन सोर्सेस और फॉरेन अकाउंट्स। सो दिस आर some of the sources we have done with, there are still left, okay, we are going to deal with those also as well. So here in literary sources especially, okay, you got to know by reading that under Indian literature, you after reading Vedas, Itihas, poems and plays, historical texts, some collections of stories, if you go through all these books, you came to know about the history, you came to know easily about the history, the events, whatever have taken place during those time. And from foreign accounts, we get to know after reading some travel logs of some personalities, okay, and after that, after reading some historical chronicles also, okay, First World War happened in this year, Second World War again happened in that year, again Indian war happened in that year again in Bangladesh, isn't it? So all these events, after reading about it, we came to know very clearly. So these are all sources, okay, through which we came to know about our past. So next, let us see about these inscription, okay. See, what are inscriptions are usually those
things which are been written on hard surface or stones or buildings or metals. For example, manuscripts are handwritten, okay, and these are written on palm leaves, because during those time there were no textbooks or papers or anything, no such kind was invented, isn't it? So manuscript means what they were written by hand, in the palm leaves, okay, or in the bark of a tree. Or the copper plates, in copper plates they have inscribed and they have written so many things. Or in the coins also, even today also you can see in the coin, when you observe a coin properly, you see there is some they have inscribed, isn't it? They have written something, so that is known as inscription, okay. And these manuscript, these copper plates, these coins, they all became sources. How? Because they give us information, and many of the manuscript are been destroyed also, because they have been decomposed as it was written on directly on the palm leaves, isn't it? And many of them are been preserved also in the image which you have seen in the beginning of this chapter, the museum which is in Delhi, isn't it? So it has been preserved over there also. So they are all the records, okay, that were written by hands. And these copper plates also, they have been inscribed about the historical legal records are been inscribed and engraved over there, okay. And these coins are material sources of history through which we came to know about our history. So we have covered inscription, oral sources and literary sources. So next let us see about the archaeological source, okay. Here these archaeological sources. So see, archaeology means we have already learned, isn't it? The one who used to excavate and whatever they found, like for example monuments, they used to found monuments or mounds, isn't it, through which again they will be again studying in detail, and they will found again humans, animals and plant remains also, isn't it? So, and tools, weapons and potteries, toys, habitations, burial sites, and habitation like the kind of houses they lived in. So through that, after excavating, they know various sources, isn't it? They know various information. So for example, monuments, what is monuments? A statue or buildings which has been or other structure which has been built up to commemorate a notable person or event, isn't it? For example, we have monuments of famous personalities, isn't it, like Mahatma Gandhi ji. So we have monuments of Rabindranath Tagore in many places of our country, isn't it? So through monuments also we came to know. So these are all these will all come under archaeological sources, okay. And what are mounds? Mounds are like heaped or pile of soil, okay, or some gravel, sand or rock or debris. Means जैसे कि कुछ जमा हो जाता है ना अर्थ में, जैसे ये सारे ग्रेवल, सैंड, रॉक वगैरह जो एक डेब्रिस टाइप बना लेता है, छोटा सा माउंटेन और हिल टाइप बना लेता है ना, है कि नहीं, जो पत्थर और कंकड़ों से, तो उसको क्या बोलते हैं? माउंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी जैसे एक्सकवेट करके, खुदाई करके उसके भी अच्छे से पता लगाते हैं कि अच्छे से पहले पढ़ते हैं उनको क्या क्या मिलता है वहाँ पे, जैसे कि एनिमल रिमेन्स मिल सकता है, ह्यूमन रिमेन्स मिल सकता है कि नहीं। ग्राउंड को अच्छे से एक्सकवेट करके इनको टूल्स वगैरह मिलता है जो पहले के टाइम में यूज़ हुआ करता था, जो पहले के मानव है वो यूज़ करते थे। और यहाँ पे फिगरीज और या फिर ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरी टाइप के टाइम के होते थे, जो बीड्स वगैरह वो यूज़ करते थे, उन बीड्स को भी देख के वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन उस पर गैदर करते, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसको एक उस पज़ल, ये सब पज़ल ही होता है जब इनको मिलता है, तो वो पज़ल को एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अब सॉल्व करके क्या करते हैं? हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जब ये क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है कि चलो ये सब कुछ जो क्रिएट करें सब कुछ सच है, क्योंकि वी डोंट नो, इजंट इट, बिकॉज तब के टाइम के कोई है ही नहीं आज, तो ये सब कुछ कैसे इनको पता लग रहा है? ये सारे एक्सकवेट करके, मॉन्यूमेंट्स वगैरह को देख के, या टूल्स को, वेपन्स को देख के, ह्यूमन रिमेन्स को देख के, प्लांट्स रिमेन्स को देख के, या तब के टाइम के पोट्री वगैरह को देख के, और या तब के टाइम के हैबिटेशंस को देख के, या बरियल साइट्स को देख के, है कि नहीं, कि वो बरियल साइट्स में जैसे वो क्या करते थे, दफनाते थे या जलाते थे, लेकिन ज़्यादातर हड्डियाँ वगैरह मिली है, तो क्या हमें पता लगा? ज़्यादातर दफनाया गया है, ठीक है। तो एनिमल्स के रिमेन्स के एनिमल्स की हड्डियाँ मिली है, एनिमल्स के टीट मिले हैं, तो जैसे टीट्स को भी यूज़ करके ज्वेलरी बनाना, ये सब कुछ हमें कैसे पता चलता है? एक्सकवेशन के थ्रू। एक्सकवेशन कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करता है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट के सोर्सेस के अंदर आ जाता है। ऐसे करके हमें इन सोर्सेस के, इन इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से
इंफॉर्मेशन मिलता है। लोगों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलता है जो पुराने टाइम में लोग रहते थे। जैसे कि लाइफ कब स्टार्ट हुआ, जैसे अर्थ तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बिलियंस एंड बिलियंस पुराना है, जो कि हमने अपने पिछले क्लास में देख लिया था, है कि नहीं। तो उसके बाद मनुष्य जो है उनका एक छोटा सा भाग ही है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, कुछ 8,000 सालों पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो तब के टाइम का स्टडीज़ करना जो कौन करता है, आर्कियोलॉजी करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी माना गया है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्सेस भी माना गया है, क्योंकि हिस्ट्री हमें आधा से ज़्यादा हिस्ट्री हमें यहीं से पता लगता है। तो उसके बाद लास्ट एक और आ जाता है आर्टिस्टिक सोर्स। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकारी होते हैं, जो पेंटिंग्स के थ्रू, जैसे वॉल पेंटिंग्स वगैरह होते थे, जो गुफाओं में जब रहते थे लोग, तो गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग करते थे, तो उसको देख के उसको ऑब्जर्व करके भी हमें बहुत कुछ पता चला। जैसे स्कल्पचर हो गया, तो मूर्तियाँ हो गई, तब के टाइम में कैसे टाइप की मूर्तियाँ होती थी, क्या होता था। और पैनल्स जो मंदिर के नीचे जो बने होते हैं ना, कि जो पिलर के नीचे साइड्स में बने होते हैं, तो वो उन पैनल्स को देख के वहाँ पे, क्योंकि अच्छे से उन्होंने इंस्क्राइब्ड करके अच्छे से स्कल्पचर्ड किया होता है, अच्छे से क्रेफ्ट किया होता है, तब के टाइम का इन्फॉर्मेशन हमें बताता है ये सबको अच्छे से पढ़ने से। तो ये सारे क्या हो गए, सोर्सेस हो गए। So we have studied some few sources through which we came to know about our history. For example, we have already learned about archaeological source, about the inscription, about the literary sources, about the oral sources, and lastly we have learned about this artistic source through the paintings that were done on the wall during those time by the ancient human beings. We can say like they used to live inside a cave, isn't it? So cave paintings and so many cave paintings are being discovered, and so many sculptures are also been discovered, isn't it? So through that we came to know, okay, this type of humans were there and this type of clothes they were wearing. Clothes to starting may, I don't know whether they were wearing or not, isn't it? We don't know, and we assume and presume that okay, they might be wearing leaves of the tree or skins of the animals by hunting them, because most of them were what, hunters and gatherers, about which we will learn in this chapter more. Okay, so I hope you have understood about these sources. I have tried my best to explain you in a detail. If you have any doubts or anything, you can ask me in the comment section. Okay, so let us continue. So you don't need to remember them, but you know what you have to do, you just need to understand. You have to understand them, because after understanding, because if you don't understand, then it will be problem for you. Okay, and you will not get into the basics of the history. So here historian meaning is given. Historians, who are historians? A person who studies and writes about the past. The person who used to study and writes about the past by gathering so many information. So from where did he gather those information? Through the sources that we have just studied. Okay. When historians study, say, a king or a queen of 1500 years ago, and ancient monuments, a war, or some items of the trade, they take great care to gather information from as many sources as they can find and consult. See, जब historians जो होते, जब किसी भी राजा या महारानी के बारे में पढ़ना होता है जो कि 1500 साल पुराना है, या तो किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट के बारे में उनको पढ़ना है, या तो कोई वार के बारे में पढ़ना है जो कि पहले हो चुका था, ठीक है, या फिर किसी ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है जो कि पुराने समय में चलता था, तो उनको बहुत ही अच्छे से इनको जो इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर करके अच्छे से पढ़ना होता था, अच्छे से फाइंड करना होता था, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो हिस्ट्री बना रहे हैं, तो उनको अच्छे से कंसल्ट करके ही वो अच्छे से हिस्ट्री को क्रिएट करते थे। वो कंसल्ट किसको करते थे, वो सोर्सेस को कंसल्ट करते थे। जो अभी हमने देखे ना सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस जो हमने देखे, उन सबको अच्छे से पढ़ के कंसल्ट करके वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। So sometime the sources confirm each other, the zigzag pieces matches. तो sometime जब क्या होता था, जब वो sources को अच्छे से इन सब source को अच्छे से gather करते थे, अच्छे से देखते थे, तो वो अच्छे से फिट बैठ जाता था, जैसे कि एक puzzle में अच्छे से फिट बैठ जाता है ना एक दूसरे के साथ, वैसे। At other time sources may get contradictory informations. मतलब sometime क्या होता था, जो sources है और जो information है वो मतलब जो सोर्स बता रहा है और जो वो इन्फॉर्मेशन उनको मिला है वो कंट्राडिक्ट करते, वो मिलते ही नहीं, आपस में मेल नहीं खा रहे, तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको अच्छे से डिसाइड करना पड़ता था उनको किस चीज़ को ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो जिग्जो पीसेस डजंट मैच, सो इन विच दे नीड टू डिसाइड विच सोर्सेज दे कैन ट्रस्ट मोर। सी समटाइम व्हेन दे आर writing about history, the information which they get and the sources through which they have known about the information, sometimes they don't match. So while in such cases what will happen, so they need to take a very great care, and they have to rely and they have to decide very properly, okay, in which they have to trust, in which they have to trust more, and they have to create history.
सो दिस इज़ हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग। तो ऐसे करके ये अपना हिस्ट्री, मतलब जो भी जिस भी समय के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया ना कि 1500 साल पहले के किंग और क्वीन के बारे में पढ़ रहे हैं, या वार के बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो उनको अच्छे से डिसाइड करना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो हिस्ट्री को रिक्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। तो अच्छे से उनको ऐसे करके डिसाइड करके रिक्रिएट करना होता है। सो नेक्स्ट, who contributes to all these sources of history। so जितने भी sources हमने अभी तक पढ़े हैं उनको कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो देखो ये historians ही करते हैं, ठीक है। तो इस बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। historian themselves but also archaeologists। so historians भी होते हैं लेकिन archaeologist का भी प्ले रोल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। जो मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तब बताया था ना कि वो खुदाई करके वो कैसे करके सारा एनिमल रिमेन्स को, ह्यूमन रिमेन्स को, प्लांट्स रिमेन्स को अच्छे से परख के देखते हैं। और नेक्स्ट आते हैं एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी एंशियंट इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन जो पहले के जो लिखित होते थे वो, क्योंकि जो पहले लैंग्वेज यूज़ होता था वो जो आज के टाइम में हम यूज़ करते, जैसे कि ये जो ABC हम यूज़ करते हैं या फिर क ख यूज़ करते हैं, वो यूज़ नहीं होता था तब। तो उसको डेसिफर करना मीन्स मतलब जो कोड में लिखा होता था वो सारा, ठीक है, जो उस कोड को तोड़ना, ठीक है, जैसे डेसिफर करना, ठीक है, जो कोड को तोड़ के उस पर क्या लिखा होता था उसको पढ़ने का काम किसका होता था? एपिग्राफिस्ट का, ठीक है। और नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर। हमने पढ़ा था ना इसके बारे में ऊपर। और एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड सम मोर। तो हिस्टोरियंस के अलावा कौन कौन इंपॉर्टेंस है ये सोर्सेज को कंट्रीब्यूट, जो सोर्सेज बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो है आर्कियोलॉजिस्ट है, एपिग्राफिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और जैसे कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं लिटरेचर और लैंग्वेज में, जैसे कि लिखना भी होता है अच्छे से, है नहीं, है कि नहीं, तो उन सब ये सब लोग कंट्रीब्यूट करते सोर्सेज को क्रिएट करने में, ठीक है। सो हु कंट्रीब्यूट टू मेक ऑल दिस सोर्सेज? हिस्टोरियन देमसेल्फ एज वेल एज द आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट प्लेज अ वेरी great role, okay, and I have already explained as well. We have already seen on the sources graph over there up, isn't it, the image which has been given. And next is the epigraphist. See, they are the one who study the ancient inscriptions. See, they were been inscribed in copper metal coins and all, isn't it? Some things was inscribed in stones also, in buildings also, but those were not written in English or Hindi. Those were written in language which they have used during those time. So in order to decodify them, in order to decipher them, who have done the work? Epigraphists. And there are so many such inscription which are not deciphered until now also, okay. We don't know what is been written over there because the language, the code which has been written, they cannot decodify until now. So in addition here with this inscription, some anthropologists who study the human societies and their culture, which we have already studied in our previous class, okay, and experts in literature and language, and some more, means some scientific studies also, okay. Some scientific studies have also been contributed. So in addition, in the last 50 years or so, scientific studies have been contributing more and more to the reconstruction of the past. So अभी कुछ 50 सालों के अंदर, ठीक है, क्या हो रहा है, साइंटिफिक स्टडीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है क्या करने में? हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। तो वो ये भी साइंटिफिक स्टडीज़ भी एक अच्छा सोर्स है हिस्ट्री का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडीज़ ऑफ एंशियंट क्लाइमेट्स, केमिकल स्टडीज़ ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल्स। जैसे हम कुछ भी एक्सकेवेट करते हैं उस पर केमिकल वगैरह यूज़ करके उनकी ईयर्स वगैरह के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह है। तो वो केमिकल सारा कौन क्रिएट कर रहा है? वो साइंस ही क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो केमिकल स्टडीज़, materials and studies of the genetics of ancient people have provided fresh insights which supplement the more usual source। जो ये scientific studies हैं ये ज़्यादा contribute कर रहे हैं अभी recent time में, ठीक है। जैसे क्या क्या पढ़ने में, जैसे ancient climate को study करने में, chemical studies जो use होता है excavation के द्वारा materials में use करते कि कितने साल पुराना है, जैसे वो use करके ये पता लगता है। और studies of genetics, तो genetics क्या होता है, जैसे कि एक features होता है, जैसे पेरेंट्स का फीचर जो जीन्स होता है, जो सेल में एक जीन होता है वो ट्रांसफ़र होता है अपने बच्चे में, ठीक है, पेरेंट्स से बच्चे में, तो वो जेनेटिक, तो वो जैसे फीचर्स वगैरह, जैसे यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया है, देख लेते। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ इन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि चलो इस बच्चे की शक्ल मम्मी से ज़्यादा मिल रही है, या पापा से मिल रही है, या दादा से मिल रही है, वो जो जीन होता है वो सेल होता है, एक पास होता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो ये सिर्फ ह्यूमन्स में ही नहीं होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो सर्टेन फीचर्स वगैरह होते हैं,
तो सिर्फ फीचर्स ही नहीं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल भी, या फिर कितना वो उनका IQ लेवल वगैरह भी, ये सब भी पास होता है, ठीक है। तो इन सब की स्टडीज़ कौन करता है? साइंस करता है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स बन जाता है कि इसमें एंशियंट पीपल के बाद जीन्स को पढ़ने में। तो ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और फ्रेश इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रेश इन्फॉर्मेशंस और ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सप्लीमेंट कर रहे हैं जो पहले सोर्सेज थे जिसके बारे जिनकी मदद से हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस तो मिल चुके थे, तो उनको ये और ज़्यादा हेल्प कर रहा है, उनको और सप्लीमेंट कर रहे थे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी और मिल रहा है, किसके मदद से? साइंटिफिक स्टडीज़ की मदद से। सो विद द हेल्प ऑफ दिस साइंटिफिक स्टडीज़ वी आर गेनिंग more and more informations as they supplement more, okay, than the usual source. Means whatever we have informations gathered from the sources, earlier sources, so with the use of the scientific study in the recent 50 years, so they have contributed more in knowing the history and recreating the history or reconstructing the past, okay. So when historians study recent history, which usually means the last 2 or 3 centuries, okay, last 2 or 3 centuries mean 200 to 300 years, so 1 century equal to 100 years, isn't it? We have already studied. So another source is newspaper. So another source, the recent source, जो नया source है वो क्या है? न्यूज़पेपर भी है, ठीक है। क्यों? न्यूज़पेपर को पढ़ के भी हमें पता लग जाता है ना कि अच्छा ये हुआ था, ये इवेंट हो गया, ये यहाँ पे ये ऐसा हो गया, यहाँ पे वार चल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। सो फॉर द फ्यू डेकेड्स, सो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, कैन ऑल्सो भी कंसल्टेड। सो ये न्यूज़पेपर, जो टेलीविज़न, टीवी है, इंटरनेट है, ये सारे भी हिस्ट्री के सोर्सेस में काउंट होने लगे अभी रिसेंट टाइम में, क्योंकि इनके थ्रू भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस पता लगते हैं कि नहीं अपने पास्ट के बारे में, तो इसलिए ये सारे सोर्सेस भी इंक्लूडेड हो गए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर के नीचे। देयर आर फ्यू इमेजेस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन द नेक्स्ट पेज। Who and what do you think the objects show? Write down in the boxes next to the image any information that you get from this object. तो ये कुछ इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे 3 इमेज दिए गए हैं, ठीक है। तो इस इमेज को देख के, ये सोर्सेस ही है जो कि हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तो इस इमेज को देख के हमें बताना है कि चलो अच्छा ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट इमेज है, ये कौन है? ये है किंग समुद्रगुप्ता, ठीक है, किंग समुद्रगुप्ता, सॉरी DRAGUP, अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, समुद्रगुप्ता, ठीक है, ये है किंग समुद्रगुप्ता। आप भी इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। और ये क्या कर रहे हैं? ये जैसे कि एक काउच में बैठे हुए हैं कि नहीं, और यहाँ पे ये कुछ किसी चीज़ के साथ ये कुछ बजा रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं? वीणा, ठीक है, जो एंशिएंट टाइम में होता था वीणा। तो ये कहाँ पे रखा हुआ है? इन्होंने अपनी नीज़ पे रखा हुआ है, और ये वीणा को बजा रहे हैं कि नहीं, तो ये समुद्रगुप्ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इमेज को हम देखते हैं, यहाँ पे ये इमेज, इस इमेज को देख के आपको क्या पता लग रहा है? देखिए ये जो इमेज है, ये वाला इमेज और ये वाला इमेज, देखिए ये जो है स्टोन है, ये स्कल्पचर्ड है कि नहीं? तो ये स्टोन्स किसके? हीरोज़ के स्टोन है, जो नेवल वार, देखिए यहाँ पे जहाज़ दिख रहा है ना आपको, नेवल वार। तो ये जो शिप वार वगैरह होता है, मतलब पानी में जो तब के टाइम तो पानी ज़्यादा यूज़ होता था, तो ये जो शिप में जो वार होता था, तो ये उनके जो हीरोज़, जो तब के टाइम के हीरो हम बोल सकते हैं, ठीक है, फाइटर्स हम बोल सकते हैं। तो हीरो स्टोन्स डिपिक्टिंग नेवल बैटल, जो एक बैटल लड़ रहे हैं, तो ये वो इमेज दर्शाता है, ठीक है। तो आप भी इसे अच्छे से ऑब्जर्व करके देखिएगा। और ये क्या है? देखिए ये तो आप सबको पता होगा, और कॉमनली हम ये सब कुछ जानते ही है ना, हमने देखा ही हुआ। ये क्या है? द लायन कैपिटल, है ना, लायन कैपिटल। और ये किससे रिलेटेड है? अशोका से, है कि नहीं? तो जिसके बारे में हम आपके अपकमिंग चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लायन कैपिटल है अडॉप्टेड बाय द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। तो आपको ये पिक्चर अपनी करेंसी में भी देखने को मिलता है कि नहीं? तो ये 4 लायन सीटेड बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर एपिकस। ये चार लाइन है यहाँ पे, 1 2 3 और पीछे की तरफ 1 4, ठीक है। तो द फिगर ऑफ लायन आर ग्रैंड एंड इवोक मैग्निफिकेशन। ये अशोका के टाइम से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये अशोका के रेंज से ये इमेज स्टार्ट हुआ है। ये आपके नेशनल एम्ब्लेम इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट कर रखा है। The beginning of human history, and like how the ancient human lives and what are the things they used to make. In this picture also we are going to observe and we are going to see, okay, we are going to analyze, okay, what works they were doing, and afterwards we are going to also see about the first crop groans when humans started settlement, okay. So about both this period we are also going to compare as well. So start कर लेते हैं। Modern humans, जो कि होमोसेपियंस से हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, हैव वर्कड द प्लानट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स। दिस अपीयर्स टू बी वेरी लॉन्ग टाइम, येट इट इज़ ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री।
सो लेट अस हैव अ क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री. सी मॉडर्न ह्यूमंस, जो कि हम क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस बोलते हैं. ये वाइस मैन होते हैं, स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, जो कि जितने भी बाकी मैमल्स में से सबसे स्मार्टेस्ट कौन से, होमोसेपियंस, जो मॉडर्न ह्यूमंस, जो आज के ज़माने के हम ह्यूमन बींग्स हैं. ये कब आए थे, ये आए थे 3 लाख साल पहले. लेकिन देखिए 3 लाख साल पहले मतलब ये बहुत बहुत बड़ा टाइम है कि नहीं, लेकिन ये अर्थ के हिस्ट्री के सामने एक बहुत ही छोटा सा समय है. क्यों? क्योंकि अर्थ का तो हमने देखा था ना, वो बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स पहले ही अर्थ का निर्माण हो चुका था. लेकिन तब क्या था, ह्यूमंस वगैरह थे नहीं. तो हमने जैसे पहले वाली वीडियोस में देखा था, एक चार्ट में हमने देखा था कि पहले रेप्टाइल्स आए थे, फिर उसके बाद डायनासोर्स वगैरह थे, फिर बैक्टीरिया थे, फिर फंजाई थे. तो उसके बाद ही बहुत ही समय के बाद ही, जब जैसे ही डायनासोर्स का एक्सटिंग हो गया तो उसके बाद ह्यूमंस आ गए थे. तो हम देखते हैं इस पिक्चर को, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं. सो लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर. See here, he is doing a painting, isn't it? Rock painting. Here he is making some rock painting here, and this small children is helping. They are lighting fire, and here they are taking out skin of an animal, isn't it? Here they are making what? Tools. So these were some of the works which has been shown in this picture. तो यहाँ पे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों पेंटिंग कर रहे हैं कि नहीं, वॉल में पेंटिंग कर रहे हैं, रॉक पेंटिंग कर रहे हैं तब के टाइम में. और ये आग जला रहे हैं. और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये स्किन निकाल रहे हैं. किसकी? किसी की जानवर की ये स्किन, उसकी खाल उतार रहे हैं. जैसे ये लोग तब क्या करते थे, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पहना हुआ है, स्किन ही डाला हुआ है. किसके? एनिमल स्किन. तो ये अपना कपड़ा बना रहे हैं उस स्किन को. और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कुछ टूल्स वगैरह, कुछ वेपन्स वगैरह तब के टाइम के जैसे पत्थरों से बनाते थे, तो वो सब कुछ यहाँ पे ये बना रहे हैं. तो हमने इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर लिया है. देखो इन द अबव पिक्चर लुक एट सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमन इन अ रॉक शेल्टर. ये लोग रॉक के अंदर रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे पहले के टाइम में. ये अपना परमानेंट सेटलमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता था. बस एक सर छुपाने के लिए कहाँ पे रहते थे, गुफाओं के अंदर. ठीक है. तो अगर कोई जानवर है उस गुफा के अंदर, तो उस जानवर का शिकार करके, उस जानवर को मार के फिर उसके अंदर ये रहने लग जाते थे. तो इन द अर्लियर डेज एंशिएंट ह्यूमंस, ओके, दिस अर्ली ह्यूमंस, दे यूज्ड टू लिव इन द रॉक शेल्टर. दैट मीन्स they don't have any kind of permanent settlement or the house which you have in these days. As you seen that everyone has their own house and property. In their case there was no such thing. There was no property, there was no private property. Everything was owned in common, and they used to live inside a rock. Okay. सो विच वन कैन यू रिकॉग्नाइज. जैसे हमने कुछ इसमें रिकॉग्नाइज कर लिया है कि नहीं, तो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर इच. तो आप अपने हिसाब से आप लिखिएगा, आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे. ठीक है. सो लेट अस कंटिन्यू. Early humans faced many challenges from nature and lived in bands or groups to help each other. They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunters and gatherers. These means that they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. Our early ancestors also had certain beliefs about the natural element and possibly also some notion of afterlife. See, early human beings, they have faced lots of challenge from nature, okay, and because of that purpose they used to mainly live in groups. There was no such, as I have told you, there was no such concept of any kind of property or your or mine. Everything was been owned in common, and they used to go in group for hunting as well as gathering as well. Okay, and they used to, whatever they will be hunting or whatever they have gathered, like they will be going to the forest and they will be collecting some edible plants, fruits, okay, nuts, whichever was available during that time for their survival. See, that time their biggest challenge, what was the biggest challenge? It was to survive, and to survive they need to eat as well, isn't it? So for that they used to hunt, they used to do hunting, and as well as they used to gather fruits and edible plants from the forest. And our early ancestors, these early humans, also had certain beliefs about natural elements, and they believe afterlife, notion of afterlife. See, afterlife means a life that begins after death. See, in this day also, in today's concept also, there is a belief of afterlife, isn't it? There are certain there are certain philosophy also in related with this, isn't it? Like after birth, after life, there is like we are again rebirth in some kind of form. You might be rebirth as animal, or if you have done very good things, then again you might be rebirth as a human being into a very good environment or into a very good family. So such belief was there by our ancestors also.
ओके। सो यहाँ पे क्या है, जो ये अर्ली ह्यूमंस है इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए तब के टाइम में, क्योंकि इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था, सबसे बड़ा इनका चैलेंज होता था अपने आप को सरवाइव रखना। और अपने आप को सरवाइव रखने के लिए क्या करना होता था, खाना तो पड़ता ही था, तो खाने के लिए क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, जैसे शिकार करना और फॉरेस्ट में जाना, घने जंगल वगैरह में जाना, और उसके बाद वहाँ से एडिबल ऑयल वगैरह, सॉरी नॉट एडिबल ऑयल, एडिबल प्लांट्स वगैरह कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, जो भी अवेलेबल होता था तब के टाइम में, ठीक है, वो सारा कलेक्ट करना। तो ये सब कुछ ये करते थे, और ऐसे करके ये, और ये एक और चीज़, ये लोग ग्रुप में ही रहते थे, हमेशा ये ग्रुप में रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। ये जैसे कि हमने देखा ये लोग रॉक शेल्टर में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ये ग्रुप्स में रहते थे। ऐसा नहीं था कि अच्छा ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा गुफा है, ये मेरा गुफा है, तुम्हारा घर है, मेरा घर है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ साथ में रहते थे, साथ में हंट करते थे, जो भी इकट्ठा करके लेके आते थे साथ में फिर खाते थे। तो ऐसे करके इन्होंने चैलेंज को ओवरकम किया। अगर तब के टाइम इन्होंने ऐसा चैलेंज को ओवरकम नहीं किया होता तो आज हम शायद ह्यूमंस होते ही नहीं। जैसे कि हमने देखा ना, जैसे डायनासोर्स वगैरह भी एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि नेचर को सर्वाइव करना जैसे बहुत हार्श हो जाता है, कभी क्लाइमेट कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उन सबको सर्वाइव करके ह्यूमंस ने क्या किया, अपने आप को बचाया, और उसके कारण आज हम लोग जीवित हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे कठिनाइयों की सामना करके ये लाइफ जो आपके पास आज है वो है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। और ये अच्छा, और एक चीज़, हाँ, और ये लाइफ आफ्टर मीन्स आफ्टर लाइफ की कंसेप्ट को भी ये बिलीव करते थे, जैसे मरने के बाद दोबारा लाइफ होता है ना, जैसे हम आज भी विश्वास करते हैं कि अच्छा अगर तुमने अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, तो तुम अगले जन्म में एक अच्छे व्यक्ति होके, अच्छे घर में या अच्छे व्यक्ति में, अच्छे जगह में होके ऐसे जन्म लोगे। अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो तुम ऐसे कुछ भी एनिमल्स या कुछ भी हो, ऐसे लाइफ आपकी होगी, ऐसे टाइप की होती है ना। तो ऐसे ये हमारे एंसेस्टर जो अर्ली ह्यूमंस है ये भी इन कंसेप्ट को बिलीव करते थे। So these groups lived in temporary camps, rock shelters or caves and communicated with each other using languages that are now lost. They used fire and started making objects that made their life easier, like improved stone axes, blades, arrowheads and other tools. See, these groups, they used to live in temporary camp, as I have already mentioned earlier also, and in a rock shelter or in a caves, okay. And they used to communicate. See, they also have language, like we have a language now, and I'm communicating with you in Hindi and English. So just like that, they might also have language, but we don't know which language they have used. Why? Because it is now lost. We don't know and in which language they used to communicate, because whatever things we have find from the ancient history, ancient time, the inscription and all, the language is also very much different, isn't it? The scripts are also very much different which are written. So those languages are now lost. We don't use it anymore. And they also use fire, and they started making objects first by stone. They used to make stone tools, because in order to hunt they needed tools, isn't it? So they started making tools made up of stones, and with time they started improving all those things, okay. Stone axes and blades became more sharper and more narrower. Otherwise it used to be little blunt type in the most earlier time, but with time, as time passes, what happened, these tools also started improving. So क्या हुआ, यहाँ पे जो ये ग्रुप है ये टेम्प्रेरी कैंप्स या रॉक शेल्टर में रहते थे, या केव्स वगैरह में रहते थे। और ये ऐसी भाषा की, जैसे अब आज हम और आप भी एक भाषा के प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, जैसे अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ और इंग्लिश में बात कर रही हूँ, तो वैसे ही इनकी भी लैंग्वेज थी तब, लेकिन अभी के टाइम में वो लैंग्वेज है नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हमें इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हैं हिस्ट्री से, जो एंशिएंट टाइम से, उन इंस्क्रिप्शन में भी जो स्क्रिप्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखित है वहाँ पे, वो बिल्कुल अलग है, वो आज के टाइम में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे ही इनका भी लैंग्वेज था, जो कि अभी ये लॉस्ट हो चुका है, अभी ये नहीं हम यूज़ करते। क्यों लॉस्ट हो गया? क्योंकि हम इसको अब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और इन्होंने फायर जलाना भी स्टार्ट कर लिया, और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर लिया लाइफ को ईजियर बनाने के लिए, जैसे स्टोन टूल्स वगैरह बनाने लग गए, क्योंकि हंटिंग करने के लिए आपको स्टोन टूल्स वगैरह ज़रूरी थे, और ब्लेड्स वगैरह बनाने लगे, एरो हेड्स बनाने लगे, और बहुत सारे अदर टूल्स भी बनाने लग गए, ठीक है। Aspects of their life are visible in rock painting found in hundreds of caves all over the world. Some of those paintings depict simple figure or a few symbols.
other are more detailed and represented scenes with animal or human. So see, rock paintings, lots of rock paintings were found in caves, inside the caves, okay. And what does it show? That means they also used to do painting, and those painting are of they might be of, some of the paintings they are of simple figures or with some few symbols, or other they used to draw in more detailed, they giving more detailed description, by which usually represented animals or human. And what they used to paint mostly, like a human is running after animal or something like that, okay. They used to paint such things, and these are found inside the rock cave. So with this become a proof that they were also painting, okay. They also know how the art of painting. So ये क्या करते थे, ये पेंटिंग वगैरह भी यूज़ करते थे, ठीक है। पेंटिंग वगैरह कहाँ पे करते थे, जहाँ जिस गुफाओं में ये रहते थे जो वहाँ पे रॉक पेंटिंग वगैरह करते थे, इंस्क्राइब्ड करके पेंटिंग करते थे, जैसे खोद के पेंटिंग करना, ठीक है। और कुछ पेंटिंग बहुत सिंपल्स होती थी, और कुछ पेंटिंग में सिंबल्स ही सिर्फ सिंबल्स रहता था, और कुछ पेंटिंग में डिटेल भी देते थे, जैसे सीन्स वगैरह देते थे, वहाँ पे एनिमल्स होते थे, ह्यूमन्स होते थे, या फिर कुछ पहाड़ वगैरह हो गए उसके पीछे। जैसे ज़्यादातर ये कौन से पेंटिंग बनाते थे, जैसे कि हंटिंग का, जैसे जब ह्यूमन शिकार करने जाते हैं तो एनिमल भागता है और ह्यूमन उसके पीछे होता है ना, तो ऐसा टाइप के पेंटिंग भी बहुत सारे डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। और ये सारे केव्स, जो वर्ल्ड के केव्स है, इन सब केव्स में ये डिस्कवर हुए हैं। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि आर्ट ऑफ पेंटिंग, तब आर्ट ऑफ पेंटिंग भी था, वो एक प्रूफ हो गया हमारे पास कि ये पेंटिंग भी करते थे, ठीक है। So in times, this early human learned to make simple ornaments such as stones or shell beads, pendant made of animal teeth, and sometimes exchange them with other groups. So जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जाता गया, तो ये क्या सिंपल ऑर्नामेंट्स भी बनाने लगे, किसके, जैसे स्टोन्स की, जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाने लग गए, बीड्स वगैरह यूज़ करने लगे, पेंडेंट्स वगैरह बनाने लगे। पेंडेंट्स किस चीज़ की बनाने लगे, एनिमल टीथ्स की बनाने लगे, जैसे हाथी की दांत हो गए, ऐसे बड़े बड़े टाइप के, ठीक है। और ये क्या करते थे, तब के टाइम में पैसा का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो ये एक्सचेंज करते थे, जो भी ये चाहिए होता था दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। जैसे बार्टर सिस्टम आपने सुना है ना, जैसे वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड होता है, बिना किसके यूज़ के, बिना पैसों के, क्योंकि तब पैसों का कंसेप्ट ही नहीं था, तो बार्टर सिस्टम टाइप ये होता था। So what happened in recent time, these early humans, okay, they started making ornaments, jewelries which are made up of stones, beads, or animal teeth. They used to make pendants like from elephant teeth and all, okay. So and they also exchange item with others, because at that time there was no concept of money or nothing, isn't it? So there was a system of, you can say, barter system. In barter system, you know, right, when you exchange thing, for example, I have I have one bunch of fruits, apple for example, okay, I have one bunch of apple, but I wanted banana. So other group of people, they are having banana, so we'll be exchanging, I'll be giving my apple to them and they will be giving their banana to me. So in that way, what happened, that is system of barter system, okay. So in that way, they used to fulfill their needs, all right. So this was about the early humans. So now let us see about the first crops, okay. Over the long ages, the Earth's climate has gone through many changes. At certain time, it was very cold and much of the earth was covered with ice. This is called an ice age. See, as we have seen above in the graph also, isn't it? Like in Earth, for a very longer period of time, the Earth's climate was covered, Earth was covered with ice, okay. And there was no atmosphere also. We have seen that atmosphere comes after long after the existence of Earth, isn't it? So it was all covered with ice. So there were no humans, there were no mammals, only some bacteria and cells were there, isn't it? So that was known as, that period was known as ice age, okay. And so you will be learning about in great detail in your साइंस। सो जब ये बहुत सालों पहले क्या था, आर्ट का क्लाइमेट कैसा था, बहुत आर्ट के क्लाइमेट ने बहुत सारे चेंजेस को गो थ्रू किया है। कैसे? क्योंकि बहुत पहले क्या था, वो सारा आर्ट जो होता था बर्फ़ से ढका रहता था, तो जिसको हम बोलते हैं ना आइस एज, हिमयुग भी बोलते हैं। तब बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था आइस, तो अर्थ, तो इसकी वजह से क्या होता था, वहाँ पे कोई ऐसे हरा भरा भी नहीं था, ऐसा ग्रासलैंड भी नहीं था, क्योंकि सारा तो आइस से ढका हुआ था, सब कुछ आइस से ढका हुआ था। तो क्या हुआ, ये सब कुछ तब के टाइम में कोई ऐसा क्रॉप्स वगैरह कब कुछ भी नहीं होता था। तो ये क्रॉप्स कब से स्टार्ट हुआ, तो हम देखते हैं जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, ओके, these ice partly melted and the resulting water swelled the existing rivers and eventually drained into the ocean. The last ice age lasted from over
1 lakh years ago to around 12,000 years ago. See, till 12,000 years ago there it was still ice age, okay. And later on, when the climate started changing and when the earth became warm, okay, when the climate started warm, this ice started melting, partly ice started melting, and after melting, see, when ice melt, it turns into water, isn't it? So all those water, they swelled into existing river, they started flowing into the river, and eventually those rivers started draining into the ocean. So in this way, oceans were built, okay. In this way, that is why our earth, 3/4 of the earth is filled with water, because it was all ice before. So when it melts, all becomes water, all the ice melted into water, and that is why, and those they flow into the rivers and eventually into the ocean. So the last ice age, it lasted from around 1 lakh years ago to 12,000 years ago. So पहले क्या था, जैसे आइस एज था, हिमयुग था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी ऐसे गर्माहट थोड़ी आ गई, और उसके बाद क्या हुआ, जो आइस थे पहले, वो सारे मेल्ट होके पानी हो गए। तो पानी होके क्या हो गया, वो सारे रिवर्स में बहने लगे, और रिवर्स से वो कहाँ बहने लगे, ओशंस में। ऐसे करके ओशंस क्रिएट हुए। जैसे कि हमने देखा था ना कि अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, वहाँ पे क्योंकि 4 पार्ट में 3/4 जो पार्ट है वो सारा पानी से कवर है कि नहीं। तो वो सारा, पहले सारा आइस था, वो अब सारा मेल्ट होके क्या हो गया, अब पानी बन गया। और वो सारे पानी कहाँ पे आने लगे, सारे ओशंस में आने लगे। तो ऐसे करके ओशंस का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये कब तक हुआ, ये हुआ था, लास्ट आइस एज कब तक लास्टेड था, 1 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ह्यूमन हिस्ट्री जो है, एक्चुअली जो मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री जो है, और जो ह्यूमन एंशियंट ह्यूमन के बारे में हम पढ़ते, वो 12,000 साल के बाद, जो पहले ही, ठीक है, 12,000 साल पहले ही ये स्टार्ट हुआ है। तो हम उसके बाद का हिस्ट्री ही यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, देखते। Afterwards, living condition improved for humans in many parts of the world. They started settling down and cultivating cereals and grains. They also domesticated animals such as cattle, goats, etc. With more foods available, these communities grew in size and number and often settled down near rivers. See, near rivers, I'll tell you the reason for this also, okay. This was not only because of the availability of water, but also because the soil would be more fertile there. It made the process of growing crops easier. So what happened after the change of the climate, okay, now the condition improved, and the living condition for the humans also, it improved, okay. So they started settling down. So before they used to stay in rocks, caves and camps, isn't it, in group. Now what happened, they started settling down and they started cultivating also. Why? Because after the melt of the ice, now there was grassland all over, okay. So they started growing cereals and grains, and they started even domesticating animals like cattle and goats, and they make use of its milk, and as well as milks, okay. And with more food available, see, now as they were hunters and gatherers before, but now what happened, they started domesticating, they started storing foods, and they started growing cereals and grains also. Now they have enough food with them, okay. So now they started storing them, and they started settling also over where they started settling. So first settlement of human was also found near the rivers, permanent settlement. Why? Because near river you will get water, isn't it, the most necessary thing. So, and apart from that, near river you will see the soils are very fertile, because the sediments which are being carried out due to the process of erosion, isn't it, like the rock over there, it is the flood plains. So those plains, okay, the land near the rivers are usually very much fertile, the soil are very much fertile, and it made the process of growing this crop very easier, and there was good production. So that's why they settled near the river. तो क्या हुआ, बाद में जैसे टाइम बीतता गया, वहाँ पे क्या हुआ, जैसे कंडीशंस जो है ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गई, ठीक है। जैसे वार्म कंडीशन आने के बाद तो जो लोग थे वो परमानेंट सेटलमेंट करने लग गए, कल्टीवेटिंग स्टार्ट कर लिया इन्होंने। इन्होंने कल्टीवेट किया, सीरियल्स और ग्रेन्स वगैरह कल्टीवेट करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि आइस मेल्ट होने के बाद क्या हो गया, जो भी सारा जगह था जो आइस से ढका हुआ था, वो अब क्या हुआ, वहाँ पे ग्रासेस ग्रो करने लगे, वो ग्रीनरी होने लग गया सारा। तो ये कल्टीवेट भी, ये जैसे नेचुरली सीरियल्स वगैरह ग्रो करने लगी, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया ग्रेन्स को, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, और उसके बाद फूड अवेलेबल ज़्यादा होने लग गया इनके पास। जैसे और ये एनिमल्स वगैरह भी, पशु पक्षी भी पालने लगे, जैसे कैटल हो गया, गोट्स हो गया, तो उनसे भी इनको जैसे मिल्क वगैरह मिलता था, तो इनके पास ज़्यादा खाने को होने लगे। तो ये एक जगह ही क्या हो गया,
ये सेटल होने लगे एक ही जगह। इनकी कम्युनिटीज़ जो भी है वो भी ग्रीव करने लगी साइज़ में और नंबर में। और ये ज़्यादातर सेटल कहाँ पे होते थे? नदी किनारे। क्यों नदी किनारे क्यों सेटल होने लगते थे? क्योंकि वहाँ पे पानी की भी अवेलेबल रहती थी, और दूसरा चीज़ क्या, वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल रहता था। फर्टाइल के कारण क्या होता था, वहाँ पे बहुत उपजाऊ रहता था, तो क्रॉप्स वगैरह इजीली वहाँ पे ग्रो करने लगे, तो ये वहाँ पे सेटल करने लगे। तो ये परमानेंट सेटलमेंट, पहले इन्होंने जब क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना स्टार्ट किया उसके बाद ही परमानेंट सेटलमेंट भी स्टार्ट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके। So let us explore, let us see now, let us try to compare, okay. Observe the scene on the next page. It depicts an agricultural community from a few millennium ago. List the main activities you can identify. See, okay, now let us see again another activity after human started permanent settlement and growing crops. See now here. The earlier picture that we have analyzed, I hope you remember, they were painting, they were making fire, they were taking out skin from the animal, isn't it? So here what you can see, they are cultivating here, see they are harvesting, their goats are here, isn't it? See they started domesticating dogs also. See this is cooking, he is going to the farm and looking after this cattle, he is cutting woods, the children are playing, and they have started making this small huts as their living place. So in both the picture what we have seen, the difference that in the rock shelter they used to like do rock painting and all, and the works are being divided by men and women also, okay. So about that let us see here. सो देखिए इस पिक्चर में आपने क्या देखा, इसमें इससे पहले जो हमने एक पिक्चर देखी थी उसमें क्या था, जो इमेज देखी थी उसमें क्या था, वो लोग पेंट कर रहे थे, खाल उतार रहे थे एनिमल से, आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, टूल्स वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खेती वगैरह यहाँ पे खेती कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए भेड़ वगैरह है, और यहाँ पे देखिए कैटल्स वगैरह है, ये कट कर रहा है वुड्स को, ये खाना बना रही है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे डॉग भी है एक, और यहाँ पे छोटे छोटे घर भी देखने को मिल रहे हैं हमें, है कि नहीं। तो इसके बारे में और देखते हैं। Both in this earlier picture of a rock shelter and this one, men and women are given certain roles. आपने देखा होगा women कुछ कर रही है और men कुछ कर रही है. While they may be appear to be natural, they are not necessarily correct and do not cover all situation. लेकिन ये हमें तो पता नहीं है कि तब के टाइम का कोई अभी यहाँ पे आज हमें बताने के लिए कोई है ही नहीं, तो हमें बस एक प्रिज्यूम्शन ही है, ये एज्यूम्शन ही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो काम लड़की कर रही है वो लड़की ही करती हो, लड़का भी कर सकता है वो तब के टाइम में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, इन द रॉक शेल्टर वुमेन मे हैव हेल्प्ड प्रिपेयर कलर फॉर द पेंटिंग्स, द रॉक मे हैव डन सम ऑफ द पेंटिंग्स, इजंट इट। वुमेन क्या कर सकती थी, लाइक वो पेंटिंग के लिए कलर उन्होंने प्रिपेयर किया होगा, और कुछ पेंटिंग्स तो वुमेन ने भी बनाया होगा, हमें पता ही नहीं। जैसे ऊपर तो दिया गया कि मैन ने बनाया, तो वुमेन ने भी बनाया होगा। तो इन बोथ द सीन्स मैन मे हैव डन सम ऑफ द कुकिंग और मे हैव हेल्प टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो मैन ने क्या किया, कुकिंग भी किया होगा, चिल्ड्रंस की भी देखभाल किया होगा। तो हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि हमारे पास उसका कोई ऐसा अच्छा सा सबूत नहीं है कि चलो ये काम मैन ने किया था, ये काम वुमेन ने किया था, ठीक है। सो कीपिंग इन माइंड दैट वी हैव ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, थिंक अबाउट सच रोल एंड सिचुएशन एंड डिस्कस इन क्लास। वी हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, तो उसी हिसाब से हिस्टोरियंस ने क्या किया था, क्रिएट किया हिस्ट्री, तो उस हिसाब से उन्होंने देखा। तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हमें ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि अच्छा ठीक है खाना वुमेन ही बनाती थी और बाहर का जो जितना भी काम होता था वो लड़के ही करते थे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, जैसे क्या पता लड़के भी कुक करते हो, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर। So we are about to complete our chapter as well. As communities grow, so did their social complexity. Leaders of chieftains were responsible for the well-being of the people and everyone collectively worked towards the community welfare. तो क्या हुआ, जैसे कि कम्युनिटी ग्रो करने लगा, जैसे चिफ्टेंस क्या होता है, एक लीडर होता है, ठीक है, ग्रुप का लीडर, तो लीडर्स वगैरह बनने लग गए, और जो लीडर्स क्या करते थे, ये लोगों की वेलफेयर के लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। वेलफेयर मतलब जैसे हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग, लोगों की हेल्थ के बारे में देखना, उनको प्रोस्पेरिटी कराना और उनके वेलबींग के बारे में देखना, ठीक है। सो सी व्हाट हैपेंड एज कम्युनिटीज grew, okay, and they started having their leaders or chieftains, like for a group there used to be one leaders, and these leaders were responsible for the well-being of the people, okay, and everyone collectively worked towards the community's welfare, means everyone used to work towards the welfare of one another. Till then there was no such concept of property, okay, they used to work for the community as a whole and for the welfare.
For example, there was no sense of individual ownership. The lands were collectively sought and harvested. As I've told you, there was no one owns their own land or something. They used to do the work collectively, and they used to cultivate collectively, plant collectively and harvested collectively, sought and harvested collectively. तो क्या हुआ था तब के टाइम में, जैसे कि लीडर्स अपने अपने होते थे और लोग अब एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते थे, ठीक है। और तब ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिविजुअल के पास अपना ही खेती हो, अपना ही लैंड हो। वो सब एक ही उस पर कलेक्टिवली करते थे, कलेक्टिवली सो करते थे, कलेक्टिवली हार्वेस्ट भी उसको करते थे। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि तेरा मेरा का कंसेप्ट कुछ था नहीं, तो सबके लिए एक समान काम करते थे, ठीक है। Next, as time went by, hamlets grew into sizable village that exchanged good, mostly foods, clothing and tools. ये exchange system भी start हो गया। और hamlets का मतलब क्या है? hamlet का मतलब a small settlement और small village। जैसे कि settlement होना start कर लिया तो इन्होंने एक small village बन गया, ठीक है, एक area बन गया, एक small village बन गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लग गए। तो क्या हुआ, तो ये विलेज वगैरह है तो वो स्टार्टेड, ये बार्टर सिस्टम वगैरह अच्छे से और चलने लगे, गुड्स वगैरह एक्सचेंज करने लगे। क्या क्या एक्सचेंज करते थे? फूड करते थे, क्लोथिंग करते थे और टूल्स एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो स्लोली नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड एक्सचेंज वर एस्टैब्लिश अमंग दोज विलेज एंड सम ऑफ देम ग्रू इनटू स्मॉल टाउन। सो धीरे धीरे ये विलेज टाउन में ग्रो करने लगे। सो नाउ व्हाट हैपन, दिस स्मॉल टाउन, दिस स्मॉल हैमलेट, दिस स्मॉल विलेज, नाउ slowly it grew and established into towns, okay, and their network of communication also increased further, and they started exchanging things with the other places, other people also who used to live in other places. So new technology appeared. So during that time, what was the new technology? For example, pottery, for making pots and other clay object, and the use of metal, copper first and iron later. तो ये जैसे which help make durable tools, objects of daily use and ornaments. और जैसे कि देखो, ये जो स्मॉल हैमलेट्स थे बड़े बड़े टाउन्स में जैसे कन्वर्ट होने लगे, बड़े विलेज में कन्वर्ट होने लगे, तो नई टेक्नोलॉजी भी आने लगी। तब के टाइम की टेक्नोलॉजी क्या थी? जैसे कि पोट्री वगैरह की टेक्नोलॉजी, ठीक है। एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखा ना, मेकिंग पोट्स में थोड़ा सा चेंजेस आ गया, ज़्यादा ईजी हो गया तब, ठीक है। और क्ले ऑब्जेक्ट्स को बनाने में ज़्यादा ईजी हो गया। तो और यूज़ ऑफ मेटल्स जैसे कि कॉपर और आयरन की यूज़ को ये यूज़ करने लगे टूल्स वगैरह बनाने में। और इन सब ने क्या किया, उनके टूल्स वगैरह को ड्यूरेबल बनाया, ज़्यादा मजबूत बनाया, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स वो जो डेली यूज़ में यूज़ करते थे उनको ज़्यादा मजबूत बनाया, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में मदद हुआ। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े उसमें चेंज होता गया, और टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है कि जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया, तो वैसे ही करके इस टाइम में भी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर लाइक स्मॉल हैमलेट्स वगैरह कन्वर्टेड इनटू लाइक grew into small towns, new technology also appeared. For example, like in the case of making of pottery, like the making of pots and clay objects, and also in the use of metals, it started because of the development in the technology. Humans started knowing more, and they started development. Like in these days also there are lots of development, isn't it? If you compare today's day and 10 years before, how much difference is there? So just like that, they also started developing, and the use of metals and copper metals, for example coppers and irons were also used, and these make their life more easier because they make tools which were more durable, which lasted for longer periods of time, and also objects lasted for longer period of time, and that longer period of time, and also the daily use objects and all, for example the jewelries, beads and ornaments. So these all the development makes their life more easier, okay. So we will see in chapter 6 how this stage prepared for the emergence of what is called civilization. So हम chapter 6 में देखेंगे, जो अगला हमारा chapter होगा, chapter number 6। तो ये तो 4th चैप्टर है, 5 को पहले देखेंगे, उसके बाद 6th में जो देखेंगे सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि ये सारा कैसे इमर्ज, धीरे धीरे ये सारा कैसे डेवलपमेंट वगैरह कैसे आया। सो फॉर नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस अर्ली प्रोसेस ऑफ ह्यूमैनिटी had to face many challenges. At some critical times, humanity could have almost disappeared, and some earlier species did. We will never know those early humans to whose courage and persistence we owe our existence today. So देखो क्या आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में और डिटेल में, जैसे सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस वगैरह कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि ये जो अर्ली ह्यूमंस थे इन्होंने बहुत सारे
चैलेंजेस को फेस किया है। जो ऐसा भी समय आया था कि ये सारा जैसे ह्यूमैनिटी वगैरह भी, जो ह्यूमन बींग्स हैं कम्प्लीटली डिसअपियर भी हो सकते हैं, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह हो गए ना, कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए। तो जैसे कि जो पहले के स्पीसीज वगैरह थे जो आजकल नहीं मिलते, तो इन्होंने क्या किया, चैलेंज को ओवरकम किया। जैसे तो अर्ली ह्यूमंस के करेज और उनके परसिस्टेंट के कारण ही आज हम अपने, जैसे अब हमारा हम जीवित है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये अगर ये नहीं होते, अगर ये अपने आप को ये अगर हार मान लेते तब के टाइम में, तो आज के टाइम में ह्यूमैनिटी होती ही नहीं, और सब कुछ जो आज आप जीवित हो वो आप होते ही नहीं। तो हम ओ करते हैं इनको अपना लाइफ, ठीक है, अपना एग्जिस्टेंस। सो व्हाट हैपन, सो अबाउट सिविलाइजेशन यू विल लर्न मोर, ओके, अबाउट द इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन you will learn more in our chapter 6. So now it is important for us to understand like how these early humans, okay, they faced many challenges, and in so many critical times it was like time that humanity could have almost disappeared, okay, but what happened, because of their courage and because of their persistence, they overcome the challenge, and because of that we are still alive today. So we owe our existence to them. So with this we have completed our day's chapter, that is timeline and sources of history. I hope you have understood. If there is any doubts or anything, you can ask me in the comment section, okay. And before you go, don't forget to like, share and subscribe my channel, okay, and also like my video, like this video, and comment down your thoughts on today's class. So with that saying out, I'm signing out. Thank you for watching my class. See you again in the next class.